रात की गहराई में एक निश्चित घर में, ये तेजस का घर था और भीतर 2 या 3 संस्कारी पुरुष थे। उनके चारों ओर मौत का एक भयानक म्यास्मा हवा में लटक रहा था। सिर्फ एक नज़र काफ़ी थी यह जानने के लिए कि वे हत्यारे थे, जिससे किसी की रीढ़ में झुनझुनी आ गई। जूनियर भाई तेजस, क्या आपने क्षेत्र में संस्कारी पुरुषों के साथ स्थिति का पता लगाया है? एक काले रोब वाले संस्कारी पुरुष ने पूछा। चिंता मत करो सीनियर भाई, मैंने इस गली में हर संस्कारी पुरुष की पृष्ठभूमि को देखा है। कुल मिलाकर इस गली में 86 संस्कारी पुरुष रहते हैं, उनमें से हर एक कम से कम साधना के 7वें स्तर पर है। इनमें से ज़्यादातर संस्कारी पुरुष अमरधुंध समुदाय द्वारा लाए गए परिवारों से आते हैं। वे सभी आधार गोलियों की तलाश में हैं। आखिरकार अमरधुंध समुदाय ने इनाम बढ़ा दिया है। जब तक वे पर्याप्त योग्यता अर्जित करते हैं तब तक वे आधार गोलियों के लिए इसका आदान प्रदान कर सकते हैं। तेजस ने एक छोटी सी मुस्कान दी। अच्छा, काले रोब वाले संस्कारी पुरुष समाचार से प्रसन्न लग रहे थे। मेघपुर नगर मेघधुंध पर्वत श्रृंखला में अमरधुंध समुदाय का सबसे बड़ा शहर और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। ये स्थान महत्वपूर्ण है। अगर हम मेघपुर नगर पर कब्जा कर सकते हैं तो ये हमारे भूत राक्षस समुदाय के लिए बेहद फायदेमंद होगा और हम अमरधुंध समुदाय के खिलाफ इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा शहर को 100 साल के लिए स्थापित किया गया है और यह मेघधुंध पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है, इसलिए हम नहीं जानते कि इसने कितने संसाधन जमा किए हैं। अगर हम शहर को जीत सकते हैं तो यहाँ के सभी संसाधन हमारे भूत राक्षस समुदाय से संबंधित होंगे। फिर शायद हम एक आधार गोली खरीदने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर जमा कर सकते हैं। उनकी आंखें एक पागल और उत्साहित प्रकाश के साथ चमक गईं। अन्य संस्कारी पुरुषों ने भी ऐसा ही महसूस किया। इन राक्षसी पथ संस्कारी पुरुषों के लिए आधार निर्माण चरण तक पहुंचना अविश्वसनीय रूप से कठिन था, यहाँ तक कि धर्मी समुदायों में उन लोगों की तुलना में भी कठिन था। लेकिन सीनियर भाई, हमारे पड़ोसियों के बारे में कुछ अजीब है। साधना के 4थे स्तर का एक पुरुष संस्कारी पुरुष किसी तरह साधना के 9वें और 8वें स्तर पर क्रमशः एक पत्नी और एक उपपत्नी है। ये वास्तव में अकल्पनीय है। तेजस ने अचानक राघव पर चर्चा करना शुरू कर दिया। क्या वास्तव में ऐसी कोई चीज़ है? लेकिन ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस दुनिया में अजीब चीज़ों की कोई कमी नहीं है। और भी अजीब घटनाएं होती हैं। शायद वह बच्चा शब्दों के साथ अच्छा है और जानता है कि महिला संस्कारी पुरुषों को कैसे जीतना है। क्यों? क्या आप उन 2 महिला संस्कारी पुरुषों में रुचि रखते हैं? काले रोब वाले संस्कारी पुरुष ने चकल्ड, उसकी मुस्कान संकेत से भरी थी। राक्षसी पथ के शिष्यों के लिए यहाँ तक कि सबसे अनसुनी चीज़ें भी संभव थीं। उनके तरीके साधारण संस्कारी पुरुषों की तुलना में कहीं ज़्यादा क्रूर, जहरीले और क्रूर थे। ठीक है, मेरे पास दूसरों से शक्ति को अवशोषित करने के लिए एक तकनीक है। अगर मैं उन 2 महिला संस्कारी पुरुषों से सफलतापूर्वक शक्ति को अवशोषित कर सकता हूं, तो आधार निर्माण चरण को सफलतापूर्वक प्राप्त करने की मेरी संभावनाएं 10% तक बढ़ सकती हैं। तेजस की आंखें एक ठंडे प्रकाश के साथ चमक गईं। लापरवाही से कार्य न करें। इससे पहले कि हमारा भूत राक्षस समुदाय हमला करे, हमें दुश्मन को सतर्क नहीं करना चाहिए। अन्यथा अगर आप हमारे समुदाय की योजना को बिगाड़ते हैं तो मुझे डर है कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा। काले रोब वाले संस्कारी पुरुष ने सतर्क किया। आश्वस्त रहें सीनियर भाई, मैं लापरवाही से कार्य नहीं करूंगा। तेजस निश्चित रूप से दांव के बारे में जानता था। जब समुदाय के मामलों की तुलना में उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं नगण्य थीं। अच्छा, जब तक आप समझते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब मेघपुर नगर गिर जाता है तो आपका सीनियर भाई स्वाभाविक रूप से आपको उन महिला संस्कारी पुरुषों को पकड़ने में मदद करेगा। तब तक उनके भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। काले रोब वाले संस्कारी पुरुष ने सांत्वना देने वाले शब्द दिए। सीनियर भाई, क्या आप जानते हैं कि हमारा समुदाय कब अपना ऑपरेशन शुरू करेगा? तेजस ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता। काले रोब वाले संस्कारी पुरुष ने अपना सिर हिलाया। समुदाय अभी तक तैयार नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमारा भूत राक्षस समुदाय निश्चित रूप से लाल सोने की नस और आध्यात्मिक पत्थर की नस को सफलतापूर्वक खदान करने के लिए अमरधुंध समुदाय को देखने के लिए नहीं बैठेगा। एक बार जब वे सफल हो जाते हैं तो अमरधुंध समुदाय तुरंत धन की एक बड़ी राशि प्राप्त कर सकता है और संभवतः एक और स्वर्ण कोर मास्टर जोड़ने में सक्षम होगा। ये कुछ ऐसा है जिसे हमारा भूत राक्षस समुदाय बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए हमें अमरधुंध समुदाय के संचालन को बाधित करना चाहिए। वास्तव में ये केवल हमारा भूत राक्षस समुदाय नहीं है जो अमरधुंध समुदाय को मजबूत होते देखना पसंद नहीं करेगा। कुछ धर्मी समुदाय भी हमसे सहमत हैं और उन्होंने हमें काफ़ी मदद प्रदान की है। चूंकि ऐसा है तो अब हम सब कुछ कर सकते हैं।
एक बार जब समुदाय एक हमला शुरू करता है तो हम यहाँ से समन्वय कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से मेघपुर नगर पर कब्जा कर सकते हैं। तेजस की आंखें एक ठंडे प्रकाश के साथ चमक गईं, उसके शरीर से राक्षसी ऊर्जा का एक संकेत निकल रहा था। 3 महीने बाद मेघपुर नगर में सर्दी बहुत ज्यादा आ गई थी। बाहर बर्फ भारी पड़ रही थी। बर्फ से ढका हुआ परिदृश्य आंखों के लिए एक दावत थी, लेकिन गिरने वाले तापमान नहीं थे। यहाँ तक कि संस्कारी पुरुष ठंड के लिए उनके महान प्रतिरोध के साथ काम रहे थे। उनमें से कई लोगों ने घर के अंदर रहने का विकल्प चुना, शायद ही कभी अपने घरों को छोड़ रहे थे। नतीजतन सड़कें बल्कि सुनसान थीं। इन 3 महीनों में राघव एक बार भी बाहर कदम रखे बिना साधना के लिए खुद को समर्पित करते हुए घर पर रहा था। यहाँ तक कि जब उन्हें आपूर्ति खरीदने की ज़रूरत थी तो वह एक क्लोन को भेजेंगे, जबकि उनका शरीर साधना और साधना में आगे बढ़ना जारी रखा। लेकिन ये सभी प्रयास अंत में लायक थे और उन्होंने काफ़ी प्रगति की थी। बुरा नहीं, इस बहुत ही क्षण में साधना कक्ष में राघव फर्श पर क्रॉस लेग बैठे थे, अपने आभासी डैशबोर्ड को देख रहे थे। मेजबान राघव, साधना का छठा स्तर, प्रगति 35%, जीवनकाल 120 साल, योग्यता 8वें स्तर की आध्यात्मिक जड़ 95%, तलवारबाजी पहले स्तर से श्रेष्ठ 65%, लिपि पहले स्तर से श्रेष्ठ 15%, 7वें आदेश का गठन मध्य पहले स्तर 15%, माया रूपांतरण कौशल कुशल 55%, अग्नि गोला तकनीक छोटी उपलब्धि 85%, वायु पत्ता कला शुरुआती, स्वर्ण प्रकाश कौशल शुरुआती, बर्फ ठंड कौशल शुरुआती, वसंत हवा वर्षा कौशल शुरुआती। जाहिर है उसने और प्रगति की थी और साधना के 7वें स्तर की सीमा अब ज्यादा दूर नहीं लग रही थी। लेकिन उनकी 8वें स्तर की आध्यात्मिक जड़ के कारण उनकी प्रगति बल्कि धीमी थी। अगर वह केवल कड़ी मेहनत के माध्यम से साधना करने के लिए थे तो कम से कम 5 साल के बिना वह साधना के 7वें स्तर तक प्रगति करने का सपना नहीं देखेंगे। आखिरकार साधना के 6ठे स्तर और 7वें स्तर के बीच की सीमा एक छोटी सी बाधा थी, जिसे साधारण संस्कारी पुरुष आमतौर पर 10 साल से ज्यादा समय तक संघर्ष करते थे, उनमें से कुछ 20 साल तक भी। हालांकि उनकी 8वें स्तर की आध्यात्मिक जड़ विकसित होने वाली थी। अगर वह अपनी 3 पत्नियों और उपपत्नियों के साथ थोड़ी देर के लिए साधना कर सकते थे तो उनकी आध्यात्मिक जड़ को 7वें स्तर की आध्यात्मिक जड़ में तेजी से बदलना चाहिए। तब तक उनकी साधना गति बहुत बढ़ जाएगी। वास्तव में ज्यादा दाववादी साथी होना एक अच्छी बात है। मेरे आध्यात्मिक जड़ के सुधार की गति भी काफी बढ़ गई है। राघव ने अपनी थोड़ी को छुआ। उनके अनुमानों के अनुसार उनकी आध्यात्मिक जड़ कुछ समय में फिर से विकसित होगी। श्वेता के लिए धन्यवाद। एक और दाववादी साथी के साथ उनकी आध्यात्मिक जड़ के सुधार की गति भी बढ़ गई थी। जब जया और मुदिता अनजान थीं तो वह श्वेता के साथ युगल साधना करने के लिए फिसल जाएगा। मैं इस तरह से और ज्यादा नहीं जा सकता। मेरा शरीर और ज्यादा नहीं ले सकता है। शायद मुझे एक शरीर तल के कौशल की साधना करने की जरूरत है। राघव ने अपने 3 दाववादी साथियों के साथ अपने साधना सत्रों के बारे में सोचा और उनका चेहरा थोड़ा पीला हो गया। यहाँ तक कि उनके संविधान के साथ अगर वह इस तरह से जारी रखने के लिए थे तो उनका शरीर उनकी इच्छा के खिलाफ सूख सकता है। इसलिए उनके संविधान में सुधार एक जरूरी आवश्यकता का मामला था। लेकिन वर्तमान में उन्होंने कई शरीर तल के कौशल प्राप्त नहीं किए थे। हालांकि शरीर तल के कौशल का अभ्यास करने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे रातों रात हासिल किया जा सकता था। वह अपनी साधना के लिए बेतरतीब ढंग से किसी भी शरीर तल के तकनीक को भी नहीं चुन सकते थे। इसलिए इस मामले में दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता थी। मेरी साधना को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मेरी प्रगति काफी संतोषजनक है। राघव ने अपनी थोड़ी को रगड़ा। इन 3 महीनों में लिपि, 7वें आदेश के गठन, तलवारबाजी और कई अन्य में उनके कौशल में काफी सुधार हुआ था। आखिरकार एक बार जब आप मध्य श्रेणी या उच्चतर तक पहुंच जाते हैं तो साधना की प्रगति स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाएगी। ये समझ में आता है और मेरे 3 साथी वर्तमान में केवल उच्च दायरे में हैं। अब तक उनसे प्राप्त अनुभव भी लगातार घट रहा था। आश्चर्यजनक रूप से मैं एक मध्य पहले श्रेणी के सारणी मास्टर के दायरे तक प्रगति करने में कामयाब रहा। राघव की आंखें उत्साह के साथ चमक गईं, क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना के सागर की गहराई से उभरने वाले पहले श्रेणी के गठन के बारे में बुनियादी ज्ञान की लहरों को महसूस किया। ये सभी गठन ज्ञान श्वेता से आया था। ये कहा जाना चाहिए 7वें आदेश का गठन निश्चित रूप से 4 संस्कारी पुरुष कलाओं में सबसे कठिन है। अगर आप सफलतापूर्वक एक गठन स्थापित करना चाहते हैं तो आपको सभी प्रकार के गठन नोड्स को मास्टर करने और सेटअप के लिए सबसे अच्छी स्थिति की गणना करने की ज़रूरत है।
इसके लिए मजबूत कंप्यूटेशनल क्षमताओं की आवश्यकता होती है। अगर यह सिर्फ एक गठन है तो यह प्रबंधनीय है। हालांकि ऐसे समय होंगे जब आपको कई संरचनाओं को स्थापित करना होगा, जो संरचनाओं के बीच सही सम्मिलन के लिए आदर्श नोड्स को खोजने के लिए गणनाओं के लिए भी कहते हैं। ये सुनिश्चित करना कि विभिन्न संरचनाएं एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करती हैं ताकि एक गड़बड़ सेटअप को रोका जा सके। पर्याप्त समझ के बिना शुरू करना असंभव है। ये गणित की तरह ही है, अगर आप इसे जानते हैं तो आप इसे जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप नहीं जानते हैं। कोई और मदद नहीं कर सकता। लेकिन श्वेता से प्राप्त गठन ज्ञान के साथ वह एक मध्य श्रेणी के सारणी मास्टर के दायरे तक प्रगति करने में सक्षम था। अपने वर्तमान ज्ञान के साथ पर्याप्त सामग्री दिए जाने पर वह आसानी से मेघ वर्षा सरणी, आत्मा संग्रह सरणी, स्वर्ण प्रकाश रक्षा सरणी और इसी तरह के सामान्य पहले श्रेणी के गठन को स्थापित कर सकते हैं। निस्संदेह उनके साधना स्तर की परवाह किए बिना केवल एक मध्य श्रेणी के सारणी मास्टर की पहचान रखने से कुछ संस्कारी पुरुष परिवारों के लिए उन्हें उनके लिए प्रमुख सरणियां स्थापित करने के लिए एक मेहमान के रूप में नियुक्त करने के लिए पर्याप्त होगा। आखिरकार किसी भी संस्कारी पुरुष परिवार को प्रमुख सरणियों की जरूरत होती है। वे अपरिहार्य हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण पेशा अभी भी रसायनज्ञ है। राघव की आंखें चमक गईं। 7वें आदेश के गठन, लिपि, कलाकृति, परिष्कृत, तलवारबाजी और अन्य की तथाकथित तकनीकें सभी सहायक कलाएं हैं जिनका उपयोग किसी की युद्ध शक्ति और अस्तित्व की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। केवल रसायन विज्ञान ही गोलियां तैयार करने की अनुमति देता है जो साधना में सुधार करने में मदद करते हैं। यह अमरता का सच्चा मार्ग है। आखिरकार साधना प्रगति के बिना, विस्तारित जीवन काल के बिना, आपकी युद्ध शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, आप अभी भी 100 साल में हड्डियों के ढेर के रूप में समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार साधना की 100 कलाओं में केवल रसायनज्ञ ही सर्वोच्च दर्जा रखता है। 3 और महीने बीत चुके हैं और लो परिवार अभी भी मेरे क्लोन को देखने के लिए नहीं आया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने वास्तव में इस बार हार मान ली है। अपनी तरह के 3 को खोने के बाद भी वे अभी भी इसे सहन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि लो परिवार में स्थिति अनुकूल नहीं है। राघव ने अपनी आंखें सनकरी कर लीं। वह मेघपुर नगर में लो परिवार की क्रूरता से अच्छी तरह से वाकिफ था। लो परिवार सबसे छोटे शिकायतों का भी बदला लेने के लिए कुख्यात था। किसी भी संस्कारी पुरुष जिसने लो परिवार के एक सदस्य को मार डाला था, उसे निस्संदेह अथक रूप से शिकार किया जाएगा। अगर उनकी इतनी भयानक प्रतिष्ठा नहीं होती तो मेघपुर नगर इतना शांतिपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि कम संस्कारी पुरुष शहर के भीतर लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत करेंगे। लेकिन अब भले ही उनके परिवार के सदस्यों को मार दिया गया था, फिर भी वे शहर से बाहर अपराधी का पीछा करने की हिम्मत नहीं करते हैं। स्पष्ट रूप से ये दुर्जय प्रतिष्ठा नहीं थी जिसने लो परिवार को रोक दिया था, बल्कि लो परिवार मुसीबत में था और शहर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। तो भले ही उनके परिवार के सदस्यों को मार दिया गया था और हत्यारे की पहचान नहीं हुई थी, फिर भी उन्होंने एक जाल में गिरने के डर से लापरवाह कार्य करने की हिम्मत नहीं की। अगर ऐसा है तो मुझे पहले एक बुकवर्म को उन रसायन विज्ञान विरासतों को खाने के लिए भेजना चाहिए। राघव ने अपनी थोड़ी को रगड़ा। वैसे भी उसे खजाने वापस ले जाने के लिए अपने क्लोन की जरूरत नहीं थी। जब तक बुकवर्म विरासत जेड रिकॉर्ड को निगल जाता है, तब तक उसे भीतर की जानकारी मिल जाएगी जिससे उसके लिए कोई खतरा नहीं होगा। यह एक सही योजना थी। भले ही लो परिवार के पास विरासत में कुछ विशेष उपाय छोड़े गए थे, वे उसके खिलाफ कोई फायदा नहीं होगा। एक दिन बाद राघव का दूसरा क्लोन शहर छोड़ दिया। बुकवर्म को लेकर यह उस जगह पर पहुंचा जहां पहला क्लोन छिपा हुआ था। क्रैक क्रैक, एक पहले श्रेणी के रसायनज्ञ के विरासत जेड रिकॉर्ड को देखकर बुकवर्म उत्साहित था और तुरंत इसे निगलना शुरू करने के लिए पहुंचा। वूश, अगले सेकंड में राघव, जो घर पर रह रहा था, ने तुरंत बुकवर्म के साथ अपने संबंध के माध्यम से पहले श्रेणी के रसायनज्ञ के बारे में विशाल विरासत ज्ञान की आमद प्राप्त की। यह एक बाढ़ की तरह था जो उसके ऊपर दौड़ रहा था। इतना पूरा राघव चकित था। उसने महसूस किया कि लो परिवार से खरीदी गई रसायन विज्ञान विरासत उसमें निहित भारी जानकारी को देखते हुए निवेश के लायक थी। सबसे पहले एक रसायनज्ञ को ज्ञान के असंख्य को मास्टर करने की जरूरत होती है। पहला कदम जड़ी बूटियों, आध्यात्मिक दवा, उनकी उम्र, विशेषताओं आदि की पहचान करना है। अकेले एक रसायनज्ञ को कई साल, यहाँ तक कि दशकों तक लगेगा। दूसरा कदम आध्यात्मिक दवा को शुद्ध करना है, क्योंकि उनमें से कुछ का उपयोग उनकी समग्रता में नहीं किया जा सकता है। केवल फायदेमंद भागों का उपयोग किया जाता है और हानिकारक या जहरीले घटकों को त्याग दिया जाता है। तीसरा कदम विभिन्न आध्यात्मिक दवाओं की विशेषताओं को समझना है जो एक के साथ संघर्ष करता है और जिन्हें जोड़ा जा सकता है।
इसके अलावा रसायनज्ञ को आग, पानी, गड़गड़ाहट, पृथ्वी और सोने जैसे रसायन विज्ञान के विभिन्न तरीकों को मास्टर करने की ज़रूरत होती है। रसायन विज्ञान के दौरान हीटिंग प्रक्रिया को भी विनियमित और निगरानी करने की ज़रूरत होती है। लेकिन रसायन विज्ञान विरासत का ये ज्ञान पूर्ववर्तियों द्वारा वर्षों में जमा किया गया था। एक पूर्ण विरासत के बिना ज्ञान की ऐसी प्रचुरता नहीं होगी। निस्संदेह हजारों निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थरों ने इस पहले श्रेणी के रसायनज्ञ विरासत को खरीदने में खर्च किया, निश्चित रूप से इसके लायक थे। बेशक लो परिवार दुकानदार शुरू में इस पूर्ण विरासत का खुलासा नहीं करना चाहता था। वह लोगों और खजानों दोनों से लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था, खजाने को जब्त करने के लिए हत्या करने के इरादे से, केवल अपने भेजे गए परिवार के सदस्यों को राघव द्वारा मारे जाने के लिए। हालांकि यह मीठी मिठाई जहरीली थी, राघव ने फिर भी इसे खा लिया। उन्होंने लो परिवार को दोहरी हानि का सामना करना पड़ा। अगर पहले श्रेणी के रसायनज्ञ की विरासत इतनी पूरी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि लो परिवार के पास एक दूसरे श्रेणी के रसायनज्ञ की विरासत भी हो? ये सोचते हुए राघव उत्साहित होने में मदद नहीं कर सका। अगर मैं लो परिवार की दूसरे श्रेणी के रसायनज्ञ विरासत पर अपना हाथ पा सकता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से भविष्य में एक दूसरे श्रेणी का रसायनज्ञ बन सकता हूँ और फिर मुझे दूसरों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं केवल खुद से आधार गोली को परिष्कृत कर सकता हूँ। उन्हें उन लो परिवार के जूनियरों से प्राप्त यादें याद आईं। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि लो परिवार की विरासत उनके शास्त्र मंडप में छिपी हुई थी। इस शास्त्र मंडप में बड़ी संख्या में विरासत ज़ेड रिकॉर्ड संग्रहीत थे, जिन्हें लो परिवार ने 200 से ज़्यादा वर्षों में एकत्र किया था। इनका मूल्य का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था। स्थिति को देखते हुए लो परिवार के गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। शायद जब लो परिवार के कुलपति की मृत्यु हो जाती है, तो पूरा लो परिवार अलग हो जाएगा। उस समय मैं लो परिवार पर हमला करने और भीतर विरासत ज़ेड रिकॉर्ड को जब्त करने का अवसर जब्त कर सकता हूँ। राघव की आंखें उत्साह के साथ चमक गईं। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बुकवर्म अगर बड़ी संख्या में विरासत ज़ेड रिकॉर्ड को निगल जाता है तो उसे कितनी समझ हासिल होगी। बेशक ऐसे मामलों को अभी भी सावधानीपूर्वक योजना बनाने की ज़रूरत है और जल्दबाजी नहीं की जा सकती है। अगर कोई अवसर नहीं है, तो वह लापरवाही से कार्य नहीं करेगा। राघव के लिए लो परिवार का पतन निस्संदेह एक अच्छी बात थी। यदि संभव हो तो वह उनके पतन को तेज करना भी चाहते थे। आखिरकार लो परिवार अपने स्को को निपटाने के लिए जाना जाता था, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों। भले ही वे नहीं जानते थे कि उनके परिवार के सदस्यों को किसने मार डाला था, एक बार जब वे बरामद हो गए तो वे निश्चित रूप से बदला लेंगे। लो परिवार के प्रतिशोध का इंतजार करने के बजाय उन्हें पूरी तरह से मिटाना और एक बार और सभी के लिए इस मुद्दे को हल करना ज़्यादा प्रभावी होगा। क्लिक क्लिक। इस समय न केवल बुकवर्म पहले स्तर के गोली मास्टर की विरासत ज़ेड रिकॉर्ड को खा रहा था, ये खजाना मंडप से खरीदी गई गोली सूत्रों का भी उपभोग कर रहा था। एक पल में इन गोली सूत्रों की सामग्री उसके द्वारा अवशोषित हो गई, जो उसकी स्मृति में विभिन्न पहले स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने के तरीकों को स्पष्ट रूप से उत्कीर्ण करती है। इस प्रकार उसके द्वारा खरीदे गए गोली दवा मंडप से सभी ज्ञान को बुकवर्म द्वारा सफलतापूर्वक आभासी पुस्तकों की एक श्रृंखला में दर्ज किया गया था। चलो देखते हैं कि इन लो परिवार के सदस्यों के भंडारण बैग में क्या है। ये सोचते हुए राघव ने एक कमांड के साथ अपने क्लोन को प्रेरित किया। इन पिछले कुछ महीनों में इस चिंता से बाहर की लो परिवार ने कुछ विशेष चालें छोड़ी होंगी। उसने भंडारण बैग खोलने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब यह अलग था। चूंकि वह जानता था कि लो परिवार अस्थायी रूप से प्रतिशोध नहीं कर सकता था, वह सीधे अंदर के खजाने की जांच करने के लिए भंडारण बैग खोल सकता था। हे भगवान, वे खुद को लो परिवार कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे सभी सिर्फ गरीब हैं। भंडारण बैग खोलने और अंदर एक त्वरित नज़र डालने पर राघव के मुंह का कोना हिल गया। 3 बैग में कुल मिलाकर सिर्फ 5000 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर थे, मुश्किल से उल्लेख करने लायक। उसके अलावा पीले ड्रैगन गोलियों, स्पष्ट धारा गोलियों और इसी तरह की 1 दर्जन या तो बोतलें थीं, जिनकी कीमत शायद 2 से 3000 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर थी। साथ ही कुछ बाधाएं और समाप्त होती हैं 3 निचले स्तर के जादुई उपकरणों के साथ। 3 देर साधना चरण संस्कारी पुरुषों के भाग्य संयुक्त रूप से केवल 10,000 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर थे। ऐसा लग रहा था कि देर साधना संस्कारी पुरुष भी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक पत्थर जमा नहीं कर सकते थे जब तक कि उनके पास आय का एक स्थिर स्रोत न हो। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने डाकू बनने का विकल्प चुना। 1 मिनट रुको, क्या वह सोना खाने वाला फूल है? तभी राघव की आंखें चमक गईं। उसने एक दुर्लभ आध्यात्मिक पौधे, सोना खाने वाला फूल, को एक भंडारण बैग में देखा। यह एक अत्यंत दुर्लभ आध्यात्मिक दवा थी।
यहाँ तक कि गोली दवा मंडप ने भी इसे नहीं बेचा। जब भी कोई दिखाई देता है तो इसे तुरंत किसी और द्वारा खरीदा जाएगा, जिससे दूसरों के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। उसने पहले एक सोना खाने वाला फूल खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन कभी एक नहीं मिल सका। उसे शायद ही उम्मीद थी कि वह इसे यहाँ पाएगा। जिस कारण वह एक सोना खाने वाला फूल खोजना चाहता था, वह यह था कि यह सोना खाने वाले बग को परिष्कृत करने के लिए एक मुख्य घटक था। एक बार जब उनके पास यह मुख्य घटक था, तो अन्य सहायक सामग्री एक समस्या नहीं होगी। शानदार! मैं बिना किसी भाग्य के ऊंचा और नीचा खोज रहा था, और अब मैंने बिना कोशिश किए इसे पा लिया है। राघव दिल से हंसे, खुशी से भर गए। वह सोना खाने वाले बग को परिष्कृत करने के लिए मुख्य घटक की तलाश में अथक रूप से थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्हें यह इन तीन लो परिवार के संस्कारी पुरुषों पर मिला। ध्यान रखें, सोना खाने वाला बग एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली स्वर्गीय पार्थिव अद्भुत कीट था जो प्रकृति के किसी भी और सभी खनिज पत्थरों और आध्यात्मिक ऊर्जा को खा रहा था। यह पानी, आग, चाकू और भाले के लिए अजेय था। इतना ही नहीं, यह एक रानी के रूप में भी कार्य कर सकता था, जिसमें बड़ी संख्या में सोना खाने वाले बग पैदा होते हैं। अगर उनकी संख्या हजारों या दसियों हजारों तक पहुंच गई, तो वे एक कीट आपदा बना सकते थे जो उनके रास्ते में सब कुछ खा गए। यहाँ तक कि उनके साथ सामना किए गए सच्चे अमर भी 3 कदम पीछे हटेंगे और डर में कांपेंगे। निस्संदेह, अगर वह सोना खाने वाले बग को परिष्कृत कर सकते थे, तो वह हमले का एक और दुर्जेय तरीका हासिल कर लेंगे। इसके अलावा, अगर वह बड़ी संख्या में सोना खाने वाले बग पैदा करते थे, तो एक विशाल सोना खाने वाले बग सेना बनाते थे। भले ही वे केवल पहले स्तर के चरण में थे, वे आधार निर्माण संस्कारी पुरुषों को मार सकते थे, अपनी जबरदस्त शक्ति का दावा करते थे। बेशक, उसके अलावा सोना खाने वाला बग भी मिट्टी का उपभोग कर सकता था, सुरंगों को दफन कर सकता था। राघव ने पहले सोना खाने वाले बग को परिष्कृत करना चाहा था ताकि इस स्वर्गीय पार्थिव अद्भुत कीट का उपयोग भूमिगत गुफाओं को दफन करने के लिए किया जा सके, जिससे एक सुरक्षित हेवन बनाया जा सके। मैं निश्चित रूप से इस सोना खाने वाले फूल को मेरे साथ वापस लाऊंगा। राघव ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश जारी किए। फिलहाल, उन्होंने इन 3 भंडारण बैग के अंदर किसी भी खजाने को नहीं छुआ, और न ही उन्होंने लो परिवार के खजाना मंडप से खरीदी गई गोली भट्टी का उपयोग करने की योजना बनाई। आखिरकार, कौन जानता था कि क्या उन्होंने उनके भीतर कोई विशेष तरीके छोड़े थे। ईमानदारी से, वह लो परिवार से काफ़ी सावधान थे। बेशक, ये खजाने व्यर्थ में बर्बाद नहीं हुए थे। लो परिवार को नष्ट करने के बाद, वह इन खजानों को पुनः प्राप्त करेंगे और उन्हें बेचेंगे। अभी के लिए, वे यहाँ रहेंगे। रात के दौरान, उनका दूसरा क्लोन सोना खाने वाला फूल वापस लाया और अन्य सहायक सामग्री भी खरीदी। शांत कमरे में, राघव जमीन पर क्रॉस लेग बैठे, तुरंत इन सभी सामग्रियों को भूदिव्य कटोरे में फेंक दिया। बूम बूम बूम, एक पल में, सभी सामग्रियों को भूदिव्य कटोरे द्वारा परिष्कृत किया गया और ऊर्जा के एक गहरे सुनहरे रहस्यमय प्रवाह में बदल दिया गया। ये रहस्यमय गहरा सुनहरा ऊर्जा प्रवाह तब तुरंत एक गू कीट में घनी सुनहरी लिपियों के साथ संक्षेपित हो गया। यह एक मेंटिस के समान लग रहा था, जिसमें तेज ब्लेड और फैंग थे, जो एक उंगली के आकार के बारे में था। इसकी पीठ पर पारदर्शी पंखों की एक जोड़ी बढ़ रही थी। फिर भी, बस इस गहरे सोने के गू कीट को देखकर, एक को लगता था कि यह तेज गेंगा धातु ऊर्जा से छिद्रित है। सफलता! राघव प्रसन्न था। उसकी चेतना के सागर की गहराई से एक विशाल आभा निकली। सोना खाने वाला मदर बग, स्वर्गीय पार्थिव अद्भुत कीटों में से एक, यह आकाश और पृथ्वी से सभी प्रकार के अयस्कों को खा जाता है, इन विभिन्न अयस्कों के माध्यम से अपनी साधना को बढ़ाता है। ये जितना ज्यादा अयस्कों को खाता है, उतनी ही तेजी से इसकी साधना बढ़ती है। हर दिन, यह अंडे दे सकता है, कई संतानों को जन्म दे सकता है। एक बार जब वे एक झुंड बनाते हैं, तो यह एक दृष्टि है जो आकाश को काला कर देती है। वे जहां भी जाते हैं, ये कुछ भी खड़ा नहीं छोड़ता है। यह पानी और आग के लिए प्रतिरोध का मालिक है, ब्लेड और भाले के लिए अजेयता। यह आसानी से संरचनाओं और जादुई उपकरणों को नष्ट कर सकता है, सभी प्रकार के अयस्कों पर नॉइंग कर सकता है। विवरण: इसे अच्छी तरह से पोषित करें, भविष्य में ये सच्चे अमर को भी डर में काम सकता है। ग्रेड: निचले पहले स्तर। अचानक, राघव ने गोकीट को गो दिव्य कटोरे से बाहर उड़ते हुए देखा, उसके दाहिने हाथ पर उतरते हुए, अंतरंगता के साथ उसकी हथेली के खिलाफ नजल करना। इस तरह का एक क्रूर गोकीट उसके हाथ में अभूतपूर्व रूप से मित्रवत था। लेकिन, इसकी वर्तमान क्यूटनेस से मूर्ख मत बनो। एक बार जब यह मेजबान को छोड़ देता है और कहीं और चला जाता है, तो ये सोना खाने वाले बग झुंड बन जाता है जिससे दुनिया डर में कांपने का कारण बनती है। उसके बाद, उसे सोना खाने वाले बग की गहराई से निकलने वाली भूख के बारे में पता चला। लेकिन बेशक, खाओ खाओ,
ये सोचते हुए राघव ने तुरंत धातु के विभिन्न टुकड़े और अपने शरीर से कई निचले स्तर के जादुई उपकरण निकाले। कर्र इस तरह की आभा को महसूस करते हुए सोना खाने वाला बग ने महान उत्साह दिखाया, तुरंत छलांग लगाई और खाना शुरू कर दिया। मूल रूप से बेहद कठिन जादुई उपकरण सामग्री अब सोना खाने वाले बग के मुंह में चॉकलेट के रूप में नरम थी। सिर्फ कुछ सांस के समय में इसने एक पूरे जादुई उपकरण को खाली खा लिया था। नतीजतन उसके शरीर पर आभा भी एक बड़ा टुकड़ा बढ़ गई। उसका अंगूठे के आकार का शरीर तुरंत सूज गया और पहले की तुलना में ये 2 गुना बड़ा हो गया था। राघव ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने महसूस किया कि उसने पहले सोना खाने वाले बग को कम करके आंका होगा। एक निचले पहले स्तर का जादुई उपकरण इतने सहजता से खाली खाया गया था। अगर वह सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों सोना खाने वाले बग को पोषित करता है तो क्या वे साधना चरण संस्कारी पुरुषों के पार नहीं जाएंगे? वे आधार निर्माण संस्कारी पुरुषों को भी धमका सकते हैं। कई और दिन बीत गए। मेघधुंध पर्वत ने सर्दियों में संक्रमण किया था। भारी बर्फ पड़ रही थी और संस्कारी पुरुषों का जीवन और भी मुश्किल हो गया था, खासकर उन संस्कारी पुरुषों के लिए जो राक्षसी जानवरों का शिकार करने के लिए पहाड़ों में गहरे गए थे। भारी बर्फ के कारण जानवर सभी छिप गए थे। शिकार करना न केवल और भी खतरनाक था, बल्कि वे विस्तारित अवधि के लिए अपनी खदान नहीं पा सके, जिससे वे बिना किसी लूट के रह गए। बेशक ये सब राघव को ज्यादा परेशान नहीं करता था। वह घर पर ईमानदारी से साधना करना जारी रखा। वूश! इस समय राघव जमीन पर क्रॉस लेग बैठे थे। उन्होंने बुकवर्म की शक्ति का दोहन किया, जिससे ग्रे ऊर्जा की धारा के बाद धारा को उसकी आत्मा की गहराई में प्रवाहित करने की अनुमति मिली, जिससे उनकी समझ में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। पहले चरण के रसायन विज्ञान के बारे में ज्ञान का एक धन उसके दिमाग में सामने आया। मूल रूप से उसने केवल इस ज्ञान को याद किया था और पूरी तरह से इसे नहीं समझा था। हालांकि बुकवर्म की मदद से उन्होंने इस ज्ञान की एक गहन समझ हासिल की। ये सनसनी थी जैसे कि उन्होंने कई वर्षों तक गोली कंसिंग के ज्ञान का अध्ययन किया था। अस्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था कि उनकी आत्मा बुकवर्म के भीतर आभासी पुस्तकालय में प्रवेश कर गई थी, जहां उन्होंने लगातार आध्यात्मिक दवा को परिष्कृत करने और गोलियों को मिलाने का तरीका सीखा, जैसे कि कई वर्षों के रसायन विज्ञान प्रशिक्षु। वह अब रसायन विज्ञान से परिचित था जैसे उसके हाथ की पीठ। मध्य पहले श्रेणी का गोली मास्टर। इस समय राघव ने अपनी आंखें खोली, अपने आभासी पैनल पर एक नज़र डाली। कई दिनों की गहन साधना के बाद उन्होंने मध्य पहले श्रेणी के गोली मास्टर के दायरे तक प्रगति की थी। पहले चरण के गोली मास्टर के विरासत जेड रिकॉर्ड का उपभोग करने और उन गोली व्यंजनों को निगलने के बाद बुकवर्म की मदद से रसायन विज्ञान का उनका सैद्धांतिक ज्ञान लगभग एकदम सही था, पूरी तरह से अवशोषित। अफसोस की बात है, चूंकि उसके पास एक रसायन विज्ञान भट्टी नहीं थी, इसलिए उसके पास वर्तमान में अपने कौशल का अभ्यास करने का कोई अवसर नहीं था। सरल शब्दों में उनका सिद्धांत एकदम सही था, लेकिन उनके व्यवहारिक कौशल अस्तित्वहीन थे। लेकिन उन्हें विश्वास था कि जब तक वह कुछ बार हाथों पर अभ्यास कर सकते थे, तब तक वह पूरी तरह से रसायन विज्ञान में महारत हासिल कर लेंगे। बहुत ज्यादा समय में नहीं, वह एक दूसरे चरण का गोली मास्टर बन सकता था, यहाँ तक कि आधार गोलियां मिलाने में भी सक्षम हो सकता था। बुकवर्म की शक्ति वास्तव में रहस्यमय है, राघव ने आश्चर्य की भावना के साथ बड़बड़ाया। अगर बुकवर्म की मदद के लिए नहीं तो भी अगर उसने कई सालों तक साधना में कड़ी मेहनत की तो वह मूल बातें समझने में सक्षम नहीं हो सकता था। लेकिन अब जब तक बुकवर्म किताबें और जेड रिकॉर्ड का उपभोग करता है, तब तक यह उसे मास्टर के स्तर पर उन विषयों को समझने की अनुमति दे सकता है। अगर वह उन रहस्यमय ग्रे ऊर्जाओं को नियोजित करता है तो उसकी समझ को और बढ़ाया जा सकता है, जिससे इस ज्ञान की उसकी समझ गहरी हो जाती है। अगर उसके पास पृथ्वी पर वापस आने पर बुकवर्म की शक्ति होती तो वह पृथ्वी के शिखर वैज्ञानिकों में से एक बन सकता था, जो पृथ्वी से सभी ज्ञान अतीत और वर्तमान में महारत हासिल करता था। टक टक टक, उसी क्षण बाहर से एक जल्दबाजी में खटखटाने की आवाज आई। राघव ने दरवाजे के बाहर आगंतुक पर अपनी दिव्य भावना को झाड़ दिया। ये पता चला कि वह शेखर था, उसका पड़ोसी और एक गोली मास्टर जिसे उसने थोड़ी देर में नहीं देखा था। इसके अलावा शेखर की स्थिति बहुत खराब थी। उसके बाल सभी सफ़ेद थे, उसकी त्वचा में अजीब काली रेखाएं थीं और उसके शरीर ने एक सड़ने वाले लकड़ी की गंध को बाहर निकाला, जैसे कि वह अपने आखिरी पैरों पर था। वूश! इस विचार के साथ राघव ने जल्दी से खुद को आंगन के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया और सामने का दरवाज़ा खोला। अंकल शेखर, आपके साथ क्या हुआ? राघव चकित हो गया, उसके सामने आदमी को देख रहा था।
उसे याद आया कि शेखर ने पहले अमरधुंध समुदाय का पालन किया था ताकि वह लाल सोने की खान की नस में खदान कर सके, लेकिन वह केवल कुछ महीनों के भीतर हुए चौंकाने वाले बदलाव पर मुश्किल से विश्वास कर सकता था। अफसोस भतीजे, मेरे पास बस खराब भाग्य है। 1 हफ्ते पहले मैं लाल सोने की खान में खनन कर रहा था जब मैंने अनजाने में एक काले धागे के जहरीले कीट का सामना किया। मुझे जहर मिल गया और घातक जहर अब मेरे मेरिडियन पर हमला कर चुका है। शेखर ने एक कड़वी अभिव्यक्ति के साथ पिछले कुछ महीनों के अपने अनुभवों को रेखांकित किया। उन्होंने समझाया कि जबकि लाल सोने की खान में अन्य संस्कारी पुरुषों से कोई खतरा नहीं था और मूल दूसरे चरण के राक्षसी जानवरों को मार दिया गया था, फिर भी कुछ भयानक जहरीले कीड़े और जानवर खान की गहराई के भीतर दुबके हुए थे। अगर संस्कारी पुरुष सावधान नहीं थे तो उन पर इन जहरीले कीट जानवरों द्वारा भी हमला किया जा सकता था। इनमें से काले धागे के जहरीले कीट एक तरह का था। वे खुद को अंधेरे में छिपाने में अच्छे थे और उनके पास एक घातक काला धागा जहर था। एक बार जब यह एक संस्कारी पुरुष के शरीर पर हमला करता है तो यह एक घातक ट्यूमर की तरह उनके मेरिडियन पर हमला करता है। संस्कारी पुरुष की सच्ची ऊर्जा तब तक लगातार गिर जाएगी जब तक कि यह लाइलाज नहीं हो जाता, एकमात्र सहारा मौत का इंतजार कर रहा था। इससे भी बदतर, मौत से पहले के कुछ महीनों में वे घातक जहर के अत्याचार से पीड़ित होंगे। इन शब्दों पर राघव को अवाक कर दिया गया। उसने सोचा था कि एक खनिक के रूप में काम करने से महत्वपूर्ण परेशानी नहीं होगी, सिवाय ज्यादा से ज्यादा लाल सोने की ऊर्जा से क्षरण का सामना करने के अलावा। उन्होंने शेखर को एक काले धागे के जहरीले कीट का सामना करने के लिए इस तरह के भयानक दुर्भाग्य की उम्मीद नहीं की थी। वास्तव में उनका विकल्प सही था, केवल एक मूर्ख ही अमरधुंध समुदाय के लोगों का पालन करने के लिए खनन करने का विकल्प चुनता। क्या शहर में सुरक्षित रूप से रहना और साधना करना अच्छा नहीं होगा? आखिरकार कुछ भी अप्रत्याशित जंगल में हो सकता है। नदी के किनारे चलने की कोशिश करते समय कोई भी गीले जूते से बच नहीं सकता था। अंकल शेखर, मुझे आश्चर्य है कि आप यहाँ क्या लाते हैं। राघव को लगा कि वह यह अनुमान लगा सकता है कि यह क्या था, लेकिन उसने अभी भी पूछा। मैं आपके साथ व्यापार करने आया था भतीजे, कुछ आध्यात्मिक पत्थरों के लिए, ताकि एक बेहतर श्रेणी की डिटॉक्सिफाइंग गोली खरीद सकें। केवल एक बेहतर श्रेणी की डिटॉक्सिफाइंग गोली मेरे शरीर में काले धागे के जहर से छुटकारा पा सकती है और मुझे जीवित रहने की अनुमति दे सकती है। बेशक, मैं आपको आध्यात्मिक पत्थर देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं बस इस मध्य पहले स्तर की रसायन विज्ञान भट्टी को बेचना चाहता हूँ जो मेरे पास है। मुझे 5000 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर मिलने की उम्मीद है। शेखर ने सीधे बात की। आखिरकार एक बेहतर श्रेणी की डिटॉक्सिफाइंग गोली की कीमत ज्यादा थी, कम से कम 10,000 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर या 100 मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। एक बेहतर श्रेणी की डिटॉक्सिफाइंग गोली खरीदने के लिए इसका मतलब एक साधारण संस्कारी पुरुष के लिए दिवालियापन होगा। अंकल शेखर, अगर ऐसा है तो आपके पास कोई रसायन विज्ञान भट्टी नहीं होगी, राघव ने आश्चर्य में कहा। वह जानता था कि एक मध्य पहले स्तर की रसायन विज्ञान भट्टी का बाजार मूल्य कम से कम 8,000 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर था। इसे अब केवल 5,000 पर सेट किया जा रहा था, जो 60% छूट के बराबर था, जो काफी अच्छा सौदा था। हालांकि शेखर एक गोली मास्टर था और एक रसायन विज्ञान भट्टी के बिना यह उसकी आजीविका बनाने का अपना साधन खोने जैसा था। यह एक टैक्सी ड्राइवर के अपने कैब बेचने के समान था। यह दर्शाता है कि वह अपना करियर बदलने का इरादा रखता है। अगर मेरे पास यह नहीं है तो मेरे पास यह नहीं है। मेरे अंदर इस काले धागे के जहर के साथ, यहाँ तक कि एक बेहतर श्रेणी की डिटॉक्सिफाइंग गोली का उपयोग करके, मेरा साधना पथ वैसे भी बर्बाद हो गया है। इस जीवन काल में कोई उम्मीद नहीं है। विश्रण के बाद मैं सांसारिक जीवन में वापस जाने, कुछ पत्नियों से शादी करने और कई वंशज होने की योजना बना रहा हूँ। शेखर ने असहाय रूप से कहा। उसके चेहरे पर एक निराशाजनक अभिव्यक्ति थी। ऐसा लग रहा था कि उसने आधार निर्माण तक पहुंचने पर पूरी तरह से हार मान ली थी। एक बार जब एक संस्कारी पुरुष आधार निर्माण पर हार मान लेता है और सांसारिक जीवन में लौटता है तो वे धन और सफलता का आनंद ले सकते हैं, 1 दर्जन या तो उपपत्नी ले सकते हैं, कई बच्चे पैदा कर सकते हैं और समृद्ध हो सकते हैं। वास्तव में ये कई ढीले संस्कारी पुरुषों का विकल्प था। जब तक वे अपने 40 या 50 के दशक तक पहुंचे, तब तक वे अपनी नियति जानते थे और महसूस करते थे कि इस जीवन में आधार निर्माण तक पहुंचने की उनकी उम्मीदें व्यर्थ थीं। इसे देखते हुए उन्हें समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं मिली। उन्होंने सांसारिक जीवन में वापस जाने और पारिवारिक खुशी का आनंद लेने का विकल्प चुना। शेखर मूल रूप से एक महत्वाकांक्षी गोली मास्टर था, यह मानते हुए कि उसे भविष्य में आधार निर्माण तक पहुंचने की उम्मीद थी। हालांकि
इस विनाशकारी झटका के बाद वह वास्तविकता के साथ शर्तों पर आया और अपनी सभी संपत्ति बेचने, सांसारिक जीवन में लौटने और एक अमीर मकान मालिक के रूप में आराम से रहने का फैसला किया। ठीक है अंकल शेखर, मैं समझता हूँ। मैं इस दान डिंग को ले लूँगा। राघव ने तुरंत फैसला करने से पहले ध्यान से विचार किया। आखिरकार उन्हें वास्तव में एक दान डिंग की ज़रूरत थी, विशेष रूप से एक पहले स्तर का बेहतर, जो उन्हें इसे अलग से खरीदने का समय बचाएगा, जबकि बाहर जाने पर संभावित परेशानी को भी समाप्त करेगा। इसके अलावा कीमत भी बहुत सस्ती थी, प्रभावी रूप से एक जीत-जीत की स्थिति पेश करती है। उत्कृष्ट, ये वास्तव में शानदार है। इन शब्दों को सुनकर शेखर ने दान डिंग खरीदने की अपनी इच्छा के लिए राघव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। ईमानदार होने के लिए वह सिर्फ एक कोशिश दे रहा था। आखिरकार राघव एक गोली मास्टर नहीं था। भले ही उसने दान डिंग खरीदा, वह इसका ज्यादा उपयोग नहीं करेगा और केवल इसे सबसे अच्छा बेच सकता है। अन्यत्र बेचने की कोशिश करने के बजाय राघव की तलाश करने के उनके कारण अन्य संस्कारी पुरुषों के लालची इरादों को आकर्षित करने और लुटेरे संस्कारी पुरुषों के लिए एक लक्ष्य बनने के उनके डर से उपजे थे। हालांकि राघव एक ज्ञात इकाई था, एक पड़ोसी जिसे वह वर्षों से जानता था। भले ही उसने उसे बेच दिया, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उसने 5000 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थरों का एक बड़ा लाभ कमाया था। इस फैसले ने उन्हें लुटेरे संस्कारी पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने से बचने में भी मदद की। इसलिए उन्होंने अपनी मौद्रिक लाभ पर अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कम कीमत पर बेचना चुना। अब मेघपुर नगर में अराजकता के साथ यहाँ तक कि अत्यधिक सावधानी भी वारंट की गई थी। वास्तव में मेरे पास भी अलकमी ज्ञान का एक खजाना है जिसे मैंने कई वर्षों से हासिल किया है और एक विरासत जो मुझे युवा होने पर मिली थी। मैं ये सब आपको अभी दूंगा, उम्मीद है कि आप अपने रास्ते पर मुझसे ज़्यादा दूर जाएंगे। शेखर के पास एक विचार था और उसने अपने शरीर से कई विरासत ज़ेड रिकॉर्ड निकाले। इन्हें उनके छेद में इक्का माना जाता था। वह जानता था कि उसका भतीजा दान डिंग खरीदने के लिए एक बड़ी राशि खर्च करने के लिए तैयार क्यों था। शायद उनकी लंबे समय से चली आ रही दोस्ती के कारण था। एक चाचा के रूप में वह अपने अस्तित्व के लिए अपने भतीजे की दया पर भरोसा करने के लिए गहराई से शर्मिंदा महसूस करता था। तो उसने सब कुछ बाहर जाने और सब कुछ देने का फैसला किया। भतीजे, शर्मीले मत बनो, मैंने दांव पर आगे बढ़ने की उम्मीद खो दी है, इसलिए ये चीज़ें मेरे लिए कोई उपयोग नहीं हैं। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को देना बेहतर है जो उनका उपयोग कर सके। शेखर ने इसे बहुत सीधे रखा। अगर यह जहर के लिए नहीं होता तो दूसरों को कितना भी पैसा खर्च होता, उन्हें उससे अलकमी विरासत कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जहर देने और दुनिया की फिकलनेस का अनुभव करने के बाद उसने सब कुछ देखा। एकमात्र विरासत उसके अपने जीवन की तुलना नहीं करती थी। चूंकि ऐसा है, धन्यवाद अंकल शेखर। राघव ने सिर हिलाया। वह इतना पाखंडी नहीं था। आखिरकार उसे वास्तव में और ज्यादा अलकमी ज्ञान की जरूरत थी ताकि वह अपनी गोली मास्टर दायरे को तेजी से सुधार सके। हालांकि उन्होंने विरासत खरीदने की कीमत के रूप में एक अतिरिक्त 2000 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर दिए। आखिरकार उसके लिए आध्यात्मिक शराब की बिक्री पर भरोसा करते हुए उसके पास आध्यात्मिक पत्थरों की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि उन्हें गिना नहीं जा सकता था। कुछ हजार निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था। जब उसे राघव से 7000 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर मिले तो शेखर बेहद आभारी था। इतने सारे आध्यात्मिक पत्थरों के साथ साथ ही उनकी पिछली बचत, वह बिना किसी समस्या के एक बेहतर डिटॉक्सिफाइंग गोली खरीद सकता था। इस बिंदु तक सोचा था, उन्हें अचानक कुछ याद आया और उन्होंने राघव से फुसफुसाया, भतीजे, इन परिस्थितियों को देखते हुए मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। शायद मेघपुर नगर पर खतरा मंडरा रहा है और आपको पहले से तैयार रहने की ज़रूरत है। मेघपुर नगर के साथ परेशानी से आपका क्या मतलब है? राघव ने अपनी आंखें सनकरी कर लीं। आप जागरूक नहीं हो सकते हैं क्योंकि आप शहर के अंदर रहते हैं, लेकिन शहर के बाहर एक खून खराबा है। ढीले संस्कारी पुरुष बाजार में लगभग हर रात कुछ ढीले संस्कारी पुरुष मारे जाते हैं। हमारे पिछले पड़ोसी जैसे झाओ, लियू, हुआंग और इसी तरह सभी दुखद रूप से लुटेरे संस्कारी पुरुषों के हाथों मर चुके हैं। बहुत से लोग ये संदेह कर रहे हैं कि यह सिर्फ लुटेरे संस्कारी पुरुषों का काम नहीं है, ये राक्षस संस्कारी पुरुषों का काम हो सकता है। शेखर ने बहुत गंभीरता से कहा, राक्षस संस्कारी पुरुष, क्या ये सच है? क्या अमरधुंध समुदाय राक्षस संस्कारी पुरुषों को शहर में प्रवेश करने से नहीं रोकेगा? राघव अपने सदमे को दबा नहीं सका। विशेष रूप से उन्होंने अपने रहस्यमय नए पड़ोसी तेजस के बारे में सोचा। जबकि वह जानता था कि ढीले संस्कारी पुरुष बाजार में रहने से अनदेखी खतरे पैदा होंगे, उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही महीनों के भीतर उनके इतने सारे मूल पड़ोसियों को मार दिया जाएगा।
सौभाग्य से वह हमेशा मेघपुर नगर के भीतर रहा था। हालांकि मेघपुर नगर में डकैती और हत्या की छिटपुट घटनाएं हुईं, लेकिन ये कहना सुरक्षित था कि यह जंगल की तुलना में बहुत सुरक्षित था। हे मेघधुंद पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र इतना विशाल है, क्या अमरधुंद समुदाय जितना शक्तिशाली है, वास्तव में सभी संस्कारी पुरुषों को प्रवेश करने से रोक सकता है? इसके अतिरिक्त राक्षस संस्कारी पुरुष खुले तौर पर खुद को राक्षस संस्कारी पुरुषों के रूप में पहचान नहीं देंगे। वे खुद को साधारण संस्कारी पुरुषों के रूप में प्रच्छन्न करते हैं, और यहाँ तक कि अमरधुंद समुदाय भी इसका पता नहीं लगा सकता है। वास्तव में ये सिर्फ ढीले संस्कारी पुरुष बाजार नहीं है, यहाँ तक कि लाल सोने की खान में भी समस्याएं आई हैं। कई खनिक मर चुके हैं, और अफवाह यह है कि यह राक्षस संस्कारी पुरुषों का काम हो सकता है। शेखर ने एक भद्दी मुस्कान के साथ कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक राक्षसी समुदाय अमरधुंद समुदाय के खिलाफ जाने की योजना बना रहा है? राघव ने तुरंत इस संभावना के बारे में सोचा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन यह अत्यधिक संभव है, शेखर ने सलेमनिटी से कहा। आखिरकार अमरधुंद समुदाय 10,000 मील के क्षेत्र का प्रबंधन करता है, ने कई आध्यात्मिक पत्थर की नसों को पाया है, और हमारे क्षेत्र में साधारण आध्यात्मिक पत्थरों की कीमत में काफ़ी गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च वस्तु की कीमतें हुई हैं। इन घटनाओं ने पहले ही कई समुदायों के असंतोष को जगाया है, और यहाँ तक कि राक्षसी समुदाय की लालच को भी। शायद वे लंबे समय से अमरधुंद समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अभी तक एक बहाना नहीं मिला है। लेकिन अब अमरधुंद समुदाय ने लाल सोने की एक नई नस की खोज की है। अगर वे पूरी तरह से इस नस का शोषण करते हैं, तो अमरधुंद समुदाय की समग्र शक्ति एक महान बढ़ावा का आनंद लेगी, और वे समुदाय इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक कहावत है, हर आदमी अपने तरीके से एक कुआं खोदता है। हालांकि वह सिर्फ एक ढीला संस्कारी पुरुष था, फिर भी उसके पास अपने तरीके थे, और अक्सर समुदाय के शिष्यों की तुलना में कुछ मामलों के बारे में ज्यादा जानते थे। चूंकि हम इस बिंदु पर पहुंच गए हैं, मैं भतीजे निर्णय आप पर छोड़ दूंगा। इन शब्दों को कहने के बाद शेखर ने राहत की सांस ली। उनका मानना था कि उन्होंने वह सब किया था जो उनसे उम्मीद की जा सकती थी। आखिरकार यह अत्यधिक गोपनीय जानकारी थी जिसे उन्होंने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया था। अगर राघव उनका दीर्घकालिक पड़ोसी नहीं होता, तो उन्होंने इसे साझा नहीं किया होता। अंकल शेखर, मैं समझता हूँ। राघव ने तुरंत एक जानने वाली अभिव्यक्ति पहनी। शायद शेखर का अचानक धर्मनिरपेक्ष दुनिया में लौटने का फैसला केवल उनके दाव के विनाश के कारण नहीं था। ये स्थिति में वर्तमान अस्थिरता के कारण भी हो सकता है, जिससे शेखर को उथल पुथल से बचने के विचार को समझने का कारण बनता है। जल्द ही शेखर ने अपनी विदाई बोली। आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करने के बाद उन्होंने जितनी जल्दी हो सके एक उच्च श्रेणी की डिटॉक्सिफाइंग गोली खरीदने का इरादा किया। उस समय राघव भी घर लौट आया था। आप अभी अंकल शेखर ने जो कहा उसके बारे में क्या सोचते हैं? राघव ने अपनी 3 पत्नियों और उपपत्नियों जया, मुदिता और श्वेता को देखा। आखिरकार इन 3 महिलाओं में भी साधना का उच्च स्तर था। हालांकि वे घर के अंदर थे, उन्हें शेखर की बातचीत बाहर सुनी होगी। मुझे विश्वास है कि 70% से ज्यादा संभावना है कि वह सही है। लाल सोने की खान की उपस्थिति ने राक्षस संस्कारी पुरुषों सहित आसपास के समुदायों को बहुत उत्तेजित किया है। लाल सोना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे एक जादुई कलाकृति में शामिल करते हैं, तो यह कलाकृति की शक्ति को 30% तक बढ़ा सकता है। यह अनिवार्य रूप से औसत अमरधुंद समुदाय संस्कारी पुरुषों की युद्ध शक्ति को नाटकीय रूप से बढ़ाएगा। अन्य समुदाय बस खड़े होकर अमरधुंद समुदाय को मजबूत होते नहीं देख सकते। अगर आप लाल सोने का व्यापार करते हैं, तो आप जो पैसा कमा सकते हैं वह आश्चर्यजनक है। वास्तव में मैंने अन्य संस्कारी पुरुषों को भी कुछ इसी तरह का उल्लेख करते हुए सुना है, जिसका अर्थ है कि हम पर राक्षस संस्कारी पुरुषों द्वारा हमला किया जा सकता है। हालांकि कई संस्कारी पुरुष इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ये बताते हुए कि अमरधुंद समुदाय का समर्थन करने के बाद तुच्छ राक्षस समुदायों से कोई फर्क नहीं पड़ता। समस्या यह है कि अमरधुंद समुदाय को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त नहीं हो सकता है, लेकिन हम ढीले संस्कारी पुरुष हो सकते हैं। जया ने एक गंभीर आवाज में कहा। तो क्या हमें तुरंत मेघपुर नगर छोड़ देना चाहिए? राघव ने अपनी आंखें सनकरी कर लीं। ईमानदारी से उन्हें मेघपुर नगर छोड़ने पर कोई बड़ा आपत्ति नहीं थी। एक बुद्धिमान आदमी खतरे से बचता है कहने पर विचार करते हुए, अगर मेघपुर नगर वास्तव में अत्यधिक खतरनाक हो गया तो छोड़ना एक व्यवहार्य विकल्प था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें अभी के लिए मेघपुर नगर छोड़ना चाहिए। श्वेता ने अपना सिर हिलाया। भले ही यह सच हो कि राक्षस संस्कारी पुरुष अमरधुंद समुदाय पर हमला करने की योजना बनाते हैं, राक्षस संस्कारी पुरुष अब तक मेघधुंद पर्वत श्रृंखला के आसपास पहुंच चुके होंगे।
यहाँ तक कि अगर हम छोड़ना चाहते थे तो हम जरूरी नहीं कि ऐसा सुरक्षित रूप से करने में सक्षम हो। आपका मतलब है कि मेघधुंध पर्वत श्रृंखला का परिवेश पहले से ही राक्षस संस्कारी पुरुषों से भरा हो सकता है, और कोई भी जो छोड़ने के लिए लुभाता है उन्हें घात लगाकर और उनके द्वारा मार दिया जा सकता है। राघव इस रहस्योद्घाटन से चौंक गया और तुरंत इस संभावना पर विचार किया। वास्तव में यह एक उच्च संभावना है। जया ने सिर हिलाया। अगर मैं एक राक्षस संस्कारी पुरुष होता तो मैं निश्चित रूप से मेघधुंध पर्वत श्रृंखला के चारों ओर एक घात लगाता, विशेष रूप से उन ढीले संस्कारी पुरुषों को घात लगाकर हमला करता जो भागना चाहते हैं। एक भगोड़े को मारना एक त्वरित भाग्य बनाने के लिए है। क्योंकि ये ढीले संस्कारी पुरुष हैं, अमरधुंध समुदाय ज्यादा ध्यान नहीं देगा। यहाँ तक कि अगर बहुत ज्यादा मर जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बचने की तुलना में मेघपुर नगर में रहना ज्यादा सुरक्षित है। याद रखें, इस जगह को अमरधुंध समुदाय की संपत्ति माना जाता है। स्थान महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है। अमरधुंध समुदाय इस शहर को नहीं छोड़ेगा और राक्षस संस्कारी पुरुषों को कहर बरपाने देगा। उसने महसूस किया कि मेघपुर नगर में रहना थोड़ा सुरक्षित था। आखिरकार कई संस्कारी पुरुष यहाँ रहते हैं और उनके पास सुरक्षा के लिए दूसरे चरण का गठन है। अगर कुछ भी है तो ये खुले में होने की तुलना में बहुत सुरक्षित है। आप जो कह रहे हैं वह बहुत समझ में आता है। मेघपुर नगर में रहना सुरक्षित लगता है। राघव ने पूरी तरह से सहमति व्यक्त की। भले ही वे राक्षस संस्कारी पुरुषों से घिरे हों, वे दूसरे चरण के गठन की सुरक्षा के साथ मेघपुर नगर में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि अगर वे अंततः इसमें सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाले थे तो इतने सारे संस्कारी पुरुषों से भरे शहर के साथ वह अभी भी अराजकता के बीच भागने का अवसर ले सकता था। हाँ, सुरंगें। शायद एक सुरंग और एक गुफा को एक पलायन मार्ग के रूप में खोदने का समय है। इसके बारे में सोचते हुए उन्हें अचानक अपने घर के नीचे कई 100 मीटर गहरी एक सुरंग खोदने की अपनी पिछली योजना याद आई। अगर गंभीर खतरा हुआ तो वह पहले अवसर पर सुरंग के माध्यम से भाग सकता था। यहाँ तक कि राक्षस संस्कारी पुरुष भी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। उन्होंने भागने की सुरंग खोदने के लिए सोना खाने वाले बग का उपयोग करने की योजना बनाई जो उन्होंने अभी साधना की थी। नहीं, सोना खाने वाला बग नवजात है और इसकी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। इसे तेजी से बढ़ने के लिए बड़ी मात्रा में अयस्क का उपभोग करने की जरूरत है। लाल सोने की खान। शायद मैं सोना खाने वाले बग को लाल सोने की एक बड़ी मात्रा का उपभोग करने और इसके विकास को तेज करने के लिए खान की नस के भीतर रख सकता हूँ। ये सोचते हुए राघव की आंखें अचानक चमक गईं। ईमानदार होने के लिए सोना खाने वाले बग की भूख जबरदस्त थी। इसने इन कुछ दिनों में जादुई कलाकृति सामग्री को लगभग समाप्त कर दिया था और उस पर बड़ी संख्या में आध्यात्मिक पत्थरों के साथ भी वह अपनी भयंकर भूख को बर्दाश्त नहीं कर सका। यह अंततः उसे घर और घर से खाने के लिए बाध्य था। वह पहले सोना खाने वाले बग को कैसे खिलाने पर विचार कर रहा था, केवल उन आध्यात्मिक पत्थरों पर भरोसा कर रहा था जो उसके पास थे और उस तरह के महंगे पालतू जानवर को बनाए रखना असंभव था। हालांकि अगर वह सोना खाने वाले बग को अमरधुंध समुदाय के लाल सोने की खान में रखता है तो वह अंदर लाल सोने के अयस्क का चुपके से उपभोग कर सकता है। उस समय न केवल उसे एक पैसा खर्च करने की जरूरत होगी बल्कि वह सोना खाने वाले बग के विकास को भी तेज कर सकता था। ये निश्चित रूप से एक जीत जीत की स्थिति थी। बुरा नहीं, ये तरीका अच्छा है। अमरधुंध समुदाय ने जबरन मेरे घर को जब्त कर लिया और मुझे किराया देने के लिए मजबूर किया। स्पष्ट रूप से मेरे खून को चूस रहा था, मेरे मांस को खा रहा था। अब मेरा सोना खाने वाला बग भी कार्रवाई कर सकता है, लाल सोने की एक बड़ी मात्रा को खा सकता है और कुछ ब्याज वापस ले सकता है। राघव काफी उत्साहित था। ध्यान रखें, 1 पाउंड लाल सोने को सैकड़ों निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थरों के लिए बेचा जा सकता है। अगर ये दर्जनों या यहाँ तक कि सैकड़ों किलोग्राम को खा सकता है तो वह निश्चित रूप से भी टूट जाएगा। सिर्फ भी तोड़ना नहीं, वह बहुत लाभ कमा सकता था, जो कि एक जोखिम मुक्त व्यापार की पाठ्यपुस्तक परिभाषा है। इसके अलावा लाल सोने, इस तरह के एक विशेष धातु का उपभोग करना सोना खाने वाले बग की शक्ति को भी बहुत बढ़ाएगा। बेशक उसका मुख्य शरीर व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई नहीं करेगा, उसका क्लोन सोना खाने वाले बग को लाल सोने की खान में ले जा सकता था। वैसे वह अपने क्लोन को ये जांचने के लिए भी कर सकता था कि क्या मेघधुंध पर्वत श्रृंखला में वास्तव में छिपे हुए राक्षस संस्कारी पुरुष शामिल हैं। भले ही क्लोन ने अपना जीवन खो दिया, अगर वह उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकता है तो यह एक महान लाभ होगा। मेरे स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? आप इतने हंसमुख क्यों हैं? जया ने उत्सुकता से उत्साहित राघव को देखा। मैं सोच रहा था कि हाल ही में तेजी से खतरनाक स्थिति को देखते हुए जितनी जल्दी हो सके हमारी साधना में सुधार करना बेहतर है।
इसलिए हम इन दिनों कड़ी मेहनत करने जा रहे हैं और कई बार युगल साधना करेंगे। फिर हमारी साधना को तेजी से बढ़ावा दिया जा सकता है। शायद मैं साधना के 7वें स्तर के दायरे तक तेजी से प्रगति कर सकता हूँ। राघव ने अपनी थोड़ी को छुआ। उसने अपनी 3 पत्नियों और उपपत्नियों को देखा, खासकर जया और मुदिता, जो उनके प्रशिक्षण के बाद और ज्यादा परिपक्व और आकर्षक हो गई थीं, और उन्होंने कई रणनीति सीखी थी। बेशक श्वेता ने सबसे बड़ी प्रगति की। हालांकि उसने अक्सर युगल साधना नहीं की, उसका आंतरिक आकर्षण 2 या 3 अन्य के बराबर था, जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। बेशर्म, आप सिर्फ साधना में एक तेज पदोन्नति के बारे में बात करके हमें धमकाना चाहते हैं। मेरे स्वामी मेघपुर नगर रहने वाला है, फिर भी आप ऐसे मामलों के बारे में सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? जया और मुदिता के प्यारे चेहरे लाल हो गए थे, जो अपमानजनक ढंग से बोल रहे थे। तुम सब लंगड़े पैर वाले झींगे हो। श्वेता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन केवल ठंड से स्नॉटेड किया। जाहिर है उसने राघव को बहुत ज्यादा नीचा देखा। वह नहीं जानती थी कि शुरुआत में कौन सा आदमी सभी को बफेड अप किया गया था, लेकिन हमेशा अपने कमरे को अपने पैरों को हिलाकर छोड़ दिया, ये कहते हुए कि वह अब इसके लिए तैयार नहीं था। क्या? उस तिरस्कारपूर्ण रूप को देखकर राघव ने अपनी मुट्ठी भींची, जो अंदर से उग्र महसूस कर रहा था। वह इस महिला को बाद में बताएगा कि वह कितना सक्षम था। हालांकि उस बारे में बोलते हुए उसे वास्तव में जितनी जल्दी हो सके एक शरीर तड़के कौशल खोजना था। अन्यथा उसे उस महिला का विरोध करने में कुछ कठिनाई हो सकती थी जिसके पास करामाती काया थी। वह बहुत भयंकर थी। रात आंख की झपकी में बीत गई। पिछली शाम भी अचानक हवाओं के झोंके और रुक रुक कर हो रही बारिश से भरी थी, जिससे एक हिंसक लड़ाई के दौरान पेड़ों की सीधी और कांपती हुई छाया पड़ रही थी। सौभाग्य से घर के चारों ओर एक ध्वनिरोधी बाधा स्थापित की गई थी, अन्यथा पड़ोसियों को शोर से सबसे निश्चित रूप से परेशान किया जाएगा। ये बेशर्म आदमी। बगल के बेडरूम में श्वेता ने अफसोस जताया। उसके चेहरे पर एक परेशान फ्लश फैल गया। भले ही यह आदमी असामान्य रूप से प्रतिभाशाली और आधिकारिक था और अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करता था, वह भी लगातार कार्य उन्मुख था। श्वेता, जो कई वर्षों से एक ढीली संस्कारी पुरुष थी, पहले दूसरों के साथ सप्ताह में 1 या 2 बार ही मिलती थी, अपना ज्यादातर समय कठोर अभ्यास या रहस्यवादी क्षमताओं की साधना में बिताती थी। उसके लिए समकक्ष जुनून नहीं था जैसा कि उसके लिए था। हालांकि यह आदमी दिन और रात लगातार काम करता था, कभी थक नहीं रहा था, अपनी पत्नियों को पोषण देने में लगभग जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा डाल रहा था। कभी कभी वह पूरी तरह से सूखा महसूस करेगी। अनजाने में उसने खुद को अपने जुनून में खींचा हुआ पाया। उसकी अवमानना लत में बदल गई, इस बात से बेखबर है कि यह बदलाव बेहतर या बदतर के लिए था या नहीं। लेकिन वह इनकार नहीं कर सकती थी, वैवाहिक स्नेह की सीमाओं के भीतर उलझना वेश्यालयों में लोइटरिंग से बेहतर था। इसके बारे में सोचते हुए श्वेता ने एक असहाय आह निकाली। कोई अन्य विकल्प नहीं बचा। उसने ध्वनिरोधी बाधा को सक्रिय कर दिया ताकि विचलित करने वाले शोर को नज़र से बाहर रखा जा सके। अल्पविराम। इस समय राघव अपने सोए हुए पत्नियों को संतुष्टि से देख रहा था। एक रात की साधना के बाद उसकी शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई थी, जिसे उसने एकल प्रशिक्षण को ग्रूलिंग से ज़्यादा संतोषजनक पाया। वह वर्तमान में सिर्फ 8वें स्तर की आध्यात्मिक जड़ पर था और उसका दैनिक प्रशिक्षण एक भोंगे की गति से प्रगति कर रहा था, लगभग स्थिर। लेकिन अपने साथियों की मदद से उसकी साधना गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। ये सोना खाने वाले बग को बाहर भेजने का समय है, राघव ने सोचा और अपने एक क्लोन को आदेश दिया। साधना के 6ठे स्तर पर होने के नाते वह पहले से ही 6 क्लोन की साधना कर सकता था, जिससे वह और भी ज्यादा कार्य करने में सक्षम हो गया। वूश! कमांड प्राप्त करने पर उसका क्लोन एक कमजोर बूढ़े आदमी में बदल गया, जो एक निराशाजनक ढीला संस्कारी पुरुष होने के लिए प्रकट हुआ। वह चुपचाप मेघपुर नगर के शहर के गेट पर पहुंचा, जो इस समय साधना करने वालों के साथ अंदर और बाहर जा रहा था। जैसे ही वह मेघपुर नगर छोड़ गया था, राघव चारों ओर छिपी हुई प्रीडेशियल नजरें महसूस कर सकता था, जैसे एक भूखे भेड़िए की आंखें भूखे ढंग से अपने शिकार को देख रही थीं। जाहिर है उसने शहर की सीमा से बाहर निकलते ही आसपास के ढीले संस्कारी पुरुषों की रुचि को जगाया था। मेघपुर नगर ज्यादा से ज्यादा अराजक होता जा रहा है, उसने सोचा। एक अचानक तनाव महसूस कर रहा था। उसने पहले ही शहर के बाहर अराजकता के बारे में सुना था। रहने और किराए की अत्यधिक लागत ने कई संस्कारी पुरुषों को शहर के भीतर रहने से रोक दिया। उनमें से ज्यादातर ढीले संस्कारी पुरुष के बाजार में रहते थे। ये बेईमान संस्कारी पुरुष शहर के धनी लोगों में विशेष रूप से रुचि रखते थे, खासकर उन लोगों में जो अलग थलग थे। एक मौका दिए जाने पर वे दूसरों की हत्या और लूट करेंगे, एक त्वरित लाभ कमाएंगे।
इसके परिणामस्वरूप शहर के बाहर लगातार लड़ाई हुई, जिससे अक्सर संस्कारी पुरुषों की मौत हुई। हालांकि उसने कई ऐसे उदाहरणों के बारे में सुना था, लेकिन वह पहली बार इसका अनुभव कर रहा था। जब उसने पहले अपने क्लोन को शहर के बाहर भेजा था, तो अराजकता अब की तरह रैम्पेंट और ऑडेसियस नहीं थी। आश्चर्यजनक रूप से, मेघपुर नगर में जितने ज्यादा संस्कारी पुरुष इकट्ठे हुए, उतना ही अव्यवस्थित हो गया। ये सोचते हुए राघव ने अपने साधना स्तर को छिपाने की जहमत नहीं उठाई और तुरंत अपनी साधना छठे स्तर की आभा को प्रदर्शित किया। संस्कारी पुरुषों के बीच साधना का ऐसा स्तर काफी अच्छा माना जाता था। जैसे ही उन्होंने राघव पर आभा को महसूस किया, उनके चारों ओर ढीले संस्कारी पुरुषों की तीव्र जांच में काफी कमी आई, जो अर्चनपूर्ण सम्मान का संकेत देती है। शूट, छठे स्तर का एक साधना करने वाला, हो सोचा कि हमारे हाथ में एक मोटा मेमना था। चलो वापस पकड़ो, यह मौत के कगार पर एक बूढ़ा आदमी है, कौन जानता है कि वह अपनी आस्तीन के ऊपर क्या चालें चल सकता है। जोखिम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह का एक बूढ़ा आदमी बहुत सारी चालें करके अब तक जीवित रहा होगा। अगर हम उसे मार भी देते हैं, तो इस तरह के एक बूढ़े आदमी के पास मुश्किल से बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर होंगे। वह शायद हमसे भी ज़्यादा गरीब है। धिक्कार है, वह बहुत गरीब है और फिर भी शहर में प्रवेश करने की हिम्मत करता है। वह क्या कर रहा है? क्या ये स्पष्ट नहीं है? शायद वेश्यालय में चला गया। उन हॉलोट्स पर अपने सभी आध्यात्मिक पत्थर खर्च करना। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इस बूढ़े उम्र में छठे स्तर की साधना पर अभी भी अटका हुआ है। शायद किसी और के पेट को पोषण देने के लिए अपने सभी पैसे खर्च कर दिए। ढीले संस्कारी पुरुष लगातार बकवास कर रहे थे। वे केवल धन जमा करना चाहते थे, न कि अपने जीवन को दूर फेंकना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने किसी भी कठिन व्यक्ति का सामना करने की हिम्मत नहीं की। अगर उन्होंने कार्रवाई की और जीत हासिल की तो महान, अगर वे हार गए तो उनका जीवन फौफट होगा। इसके अलावा राघव एक निराश्रित संस्कारी पुरुष के रूप में कमजोर लग रहा था, यहाँ तक कि अगर वे उसे लूटने में कामयाब रहे तो ज्यादा लूट नहीं होगी। वे कुछ भी नहीं के लिए अपनी ऊर्जा और ताकत बर्बाद कर रहे होंगे। इसलिए उन्होंने कोई लापरवाह चाल नहीं चली। धिक्कार है, जंगल वास्तव में खतरनाक है। हर मोड़ पर आकस्मिक कटरोट व्यवहार। भगवान का शुक्र है कि यह अभी सिर्फ एक क्लोन है, राघव ने सोचा, एक सीधा चेहरा रखने और आसपास के संस्कारी पुरुषों की टिप्पणियों को अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। वह चुपके से अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक क्लोन को सफलतापूर्वक साधना करने के लिए आभारी था, जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। अगर उसका असली शरीर कार्रवाई में होता तो मौत एक असली खतरा होती। हालांकि उसने अपने छिपे हुए मकसद के माध्यम से देखा था, ये ढीले संस्कारी पुरुष संख्या में जबरदस्त थे और अपने तरीकों में अपरंपरागत थे। पूर्ण सुरक्षा की गारंटी देना असंभव था। यहाँ तक कि एक मामूली फिसलन भी मौत का परिणाम हो सकती है। एक बूढ़े आदमी में बदलना अब एक अच्छा निर्णय लग रहा था। अगर वह एक युवा व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ होता तो वे पहले ही उस पर हमला कर सकते थे। वूश, इस बात को ध्यान में रखते हुए राघव ने अपनी गति को बढ़ाने और मेघधुंध पर्वत की ओर जाने में संकोच नहीं किया। आखिरकार लाल सोने की खान वहीं स्थित थी, मेघपुर नगर से कुछ दसियों किलोमीटर दूर। उन्होंने पहले ही लाल सोने की खान के स्थान का पता लगा लिया था। जानकारी एक रहस्य नहीं थी। मेघपुर नगर में खनिकों की विशाल संख्या को देखते हुए इसे छिपाना असंभव था। लगभग 1 घंटे तक दौड़ने के बाद पूर्व की ओर और फिर पश्चिम की ओर स्वार्विंग करते हुए वह खुद को और मेघपुर नगर के बीच एक काफी दूरी पर रखने में कामयाब रहे। वह पहाड़ों, घने जंगलों, स्विलिंग मिस्ट से घिरा हुआ था और मानव उपस्थिति धीरे धीरे कम हो गई। राघव ने आखिरकार एक सांस ली। वह शुक्र है कि ढीले संस्कारी पुरुषों की अथक नजरें से बच गया था। भले ही यह सिर्फ एक क्लोन था, उसे लाल सोने की खान में सोना खाने वाले बग को लाने की जरूरत थी। वह बीच रास्ते में मौत को जोखिम में नहीं डाल सकता था और अपने प्रयासों को कुछ भी नहीं करने दे सकता था। मुझे उम्मीद है कि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होगी, उसने सोचा। राघव ने एक गहरी सांस ली, सतर्क रहते हुए, और लाल सोने की खान की ओर बढ़ रहा था। क्या? अचानक उसकी दिव्य भावना ने झाड़ी में कई 100 मीटर दूर छिपे हुए 3 काले कपड़े वाले संस्कारी पुरुषों की उपस्थिति को उठाया। वे एक बुरी, नीच आभा को बाहर निकाल रहे थे, उनके शरीर दुर्व्यवहार से भरे हुए थे। इसने राघव की रीढ़ को ठंडक पहुंचाया। राक्षसी पथ संस्कारी पुरुष। लगभग तुरंत राघव ने एक सिद्धांत हैच किया। साधारण लुटेरे, जबकि वे भी घातक थे, इस तरह की एक दुर्भावनापूर्ण आभा को विकीर्ण नहीं करेंगे। जहां तक राक्षसी पथ संस्कारी पुरुषों का सवाल है, चूंकि वे राक्षसी पथ साधना तकनीक का अभ्यास करते हैं, उनकी सच्ची ऊर्जा में राक्षसी प्रकृति का आश्रय होता है। प्रशिक्षण के लिए उनके द्वारा नियोजित तकनीकें हमेशा कुटिल और क्रूर थीं।
इसके परिणामस्वरूप वे साधारण संस्कारी पुरुषों से पूरी तरह से अलग हो गए, जिससे वे और ज्यादा हिंसक और खूनी हो गए। दिलचस्प, एकमात्र ढीले संस्कारी पुरुष ने हमारी उपस्थिति का पता लगाया है। लगता है कि यह बुरा आदमी जैसा दिखता है वैसा सरल नहीं है, एक राक्षसी संस्कारी पुरुष ने नोट किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ महसूस किया कि उन्हें खोजा गया था, और बिना किसी हिचकिचाहट के जंगल से उभरा, बेशर्मी से राघव के सामने खड़ा था। बेशक इन 3 राक्षस संस्कारी पुरुषों ने अपनी खुद की शक्तिशाली ताकत के कारण इतनी लापरवाही से काम किया। उनमें से 2 साधना 7वें स्तर पर थे और एक साधना 8वें स्तर पर था। फिर भी राघव की ताकत केवल साधना 6ठे स्तर पर थी। 3 के मुकाबले 1 के साथ वे भी मजबूत थे, उन्हें कोई कारण नहीं मिल सकता था कि वे क्यों हार सकते हैं। सपने में प्रवेश करो। उसी क्षण बिना किसी हिचकिचाहट के राघव ने तुरंत सपने की आत्मा गु की शक्ति को कार्रवाई में डाल दिया। चूंकि वह साधना 6ठे स्तर तक प्रगति कर चुका था, सपने की आत्मा गु की शक्ति को और ज्यादा सुधार किया गया था। सपने में प्रवेश की शक्ति और भी भयानक हो गई थी, और यहाँ तक कि साधना 9वें स्तर से संस्कारी पुरुष भी इसका विरोध नहीं कर सके। वह इन राक्षस संस्कारी पुरुषों से बात करने में रुचि नहीं रखता था। उन्हें देखकर उन्होंने एक बार में एक खूनी चाल चली। वह जानता था कि इन राक्षस संस्कारी पुरुषों की तुलना में उनके पास उतना युद्ध का अनुभव नहीं था, इसलिए अगर वह उन्हें हेड ऑन लेते तो वह निश्चित रूप से हार जाएंगे। केवल एक चुपके हमले को शुरू करके ही वह उन्हें हराने में सक्षम था। बूम बूम, एक पल में राघव के शरीर से आत्मा ऊर्जा की एक अदृश्य लहर निकल गई और आंख की झपकी में 3 राक्षस संस्कारी पुरुषों को घेर लिया। क्या 3 राक्षस संस्कारी पुरुष चकित थे? उन्होंने मूल रूप से कुछ कहने या यहाँ तक कि इस पुराने संस्कारी पुरुष को ताना देने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उन्हें सपने की दुनिया में घसीटा गया था। वे एक डेज में वहां खड़े थे, खाली घूर रहे थे और हिलने में असमर्थ थे। वे इस बात से बेखबर थे कि उनके आसपास क्या हो रहा था। मार डालो। तुरंत राघव ने अपने भंडारण बैग से एक निचले स्तर की पहली श्रेणी की उड़ान तलवार निकाली और अपने शरीर में सच्ची ऊर्जा की शक्ति को प्रसारित किया, जो तेज और बेजोड़ तलवार ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। हालांकि उन्होंने अक्सर तलवारबाजी का अभ्यास नहीं किया था, लेकिन उन्होंने जया के साथ अपनी साधना साझेदारी के माध्यम से इसके बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने अपनी तलवारबाजी को पहले स्तर के बेहतर स्तर तक भी बढ़ाया था। उन्होंने उड़ान तलवार को ऐसे रखा जैसे उन्होंने दशकों तक इसका अभ्यास किया हो, जैसे एक अनुभवी तलवार संस्कारी पुरुष। वह निर्दोष और बेहद चालाक लग रहा था। तलवार ने भविष्यवाणी को डिफाइंग कोण पर हवा में एक चमकदार रोशनी को विकीर्ण किया। यहाँ तक कि इस समय एक गेंगा धातु ऊर्जा सोना खाने वाले बग से निकल गई। ये गेंगा धातु ऊर्जा भी तलवार ऊर्जा में फ्यूज हो गई, जिससे इसे एक सर्वविजयी शक्ति मिली जो अपने कवच ब्रेक क्षमता के साथ जादुई कलाकृतियों को भी तोड़ सकती थी। यह आसानी से किसी भी रक्षा को तोड़ सकता था। ठम, अगले सेकंड में तलवार ऊर्जा तुरंत 3 राक्षस संस्कारी पुरुषों पर दिखाई दी। जाहिर है ये 3 राक्षस संस्कारी पुरुष भी रक्षात्मक जादुई कलाकृतियों से लैस थे। एक आपातकाल ने एक पारदर्शी ऊर्जा ढाल को बाहर लाया जो जादुई हमलों का सामना कर सकता था। हालांकि भयानक तलवार ऊर्जा का सामना करने पर यह किसी भी उपयोग का नहीं था। एक छींटे के साथ राक्षस संस्कारी पुरुषों के चारों ओर ऊर्जा ढालों को टोफू की तरह आसानी से स्लैश्ड ओपन किया गया और उनके सिर को उड़ान भरते हुए भेजा गया, हर जगह रक्त स्प्लैटरिंग। उनकी आंखें चौड़ी खुली थीं, जो उनके गहरे भयानक सदमे और अविश्वास को दर्शाती हैं। वे मुश्किल से विश्वास कर सकते थे कि वे महान राक्षस संस्कारी पुरुष थे जो सभी साधना के अंतिम चरण में थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें एक पुराने ढीले संस्कारी पुरुष द्वारा तुरंत मार दिया गया था। वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। प्रभावशाली, क्या यह एक तलवार संस्कारी पुरुष की शक्ति है? क्या ये सोना खाने वाले बग की शक्ति है? राघव की आंखें उत्साह के साथ चमक गईं। हालांकि वह जानता था कि वह एक पहले स्तर का बेहतर तलवार संस्कारी पुरुष था, उसे पहले लड़ने की जरूरत नहीं थी और उसने कभी भी तलवारबाजी का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन अब इन 3 राक्षस संस्कारी पुरुषों का सामना करते हुए वह इसे स्वतंत्र रूप से और सहजता से उपयोग करने में सक्षम था। बेशक ये सब नहीं था। सोना खाने वाला बग भी उसे महान आश्चर्य लाया। यह न केवल एक प्रमुख हमले के तरीके के रूप में काम कर सकता है, बल्कि यह मेजबान को सहायक शक्ति भी प्रदान कर सकता है, जो मेजबान के शरीर में गेंगा धातु ऊर्जा को बढ़ा सकता है। जब उसने अपनी तलवार ऊर्जा को उजागर किया तो गेंगा धातु ऊर्जा के अलावा ने अपनी हमले की शक्ति को प्रभावी ढंग से दोगुना कर दिया। ऊर्जा में एक कवच ब्रेक विशेषता भी थी। यहाँ तक कि रक्षात्मक जादू की कलाकृतियों से सुसज्जित संस्कारी पुरुष भी इस हमले का सामना नहीं कर सके जो तुरंत अपनी तलवार से छिद्रित हो रहे थे।
कोई कह सकता है यह उच्च रक्षा वाले संस्कारी पुरुषों का बने था। वास्तव में घात लगाना सबसे अच्छा है, सिर पर लड़ाई बस बहुत मूर्खतापूर्ण है। अगर घात लगाने का मौका है तो घात लगाना, अगर साजिश रचने का मौका है तो साजिश रहें। इन राक्षसीपत संस्कारी पुरुषों से निपटने पर सम्मान की कोई भावना होने की जरूरत नहीं है। राघव इस लड़ाई के परिणामों से बहुत संतुष्ट था। अगर इन 3 राक्षसी संस्कारी पुरुषों को काउंटर अटैक करने की अनुमति दी गई तो कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर पाएगा कि वे किन साधनों का उपयोग करेंगे। लापरवाही का एक पल उसे नाली में कैप्साइज करने का कारण बन सकता है। अब उन्होंने पहल की थी, उन्हें तुरंत मार डाला। 3 राक्षस संस्कारी पुरुषों को अपनी क्षमताओं का उपयोग करने का मौका भी नहीं मिला था, इससे पहले कि उन्हें नष्ट कर दिया गया था। आमतौर पर संस्कारी पुरुष की लड़ाई इस तरह की थी जिसमें जीत और हार एक पल में निर्धारित होती थी। 300 राउंड के लिए लड़ने जैसी कोई चीज नहीं थी। मेघपुर नगर के इतने करीब राक्षसी संस्कारी पुरुष कैसे दिखाई देते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि राक्षसी समुदाय वास्तव में अमरधुंद समुदाय पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं? मुझे इन राक्षसी संस्कारी पुरुषों की यादों की जांच करने की जरूरत है। आत्मा खोज। ये सोचते हुए राघव ने निर्णायक रूप से सपने की आत्मागु की दूसरी क्षमता आत्मा खोज का उपयोग किया। ये राक्षसी पथ संस्कारी पुरुष की आत्मा खोज तकनीक की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। वूश, एक बार में इन 3 संस्कारी पुरुषों की आत्मा यादें एक बार की तरह सपने की आत्मागु में दौड़ गईं। ये यादें एक फिल्म के दृश्यों की तरह उनके सामने खेली गईं। तो ऐसा ही है, वे सभी भूत राक्षस समुदाय से संस्कारी पुरुष हैं। राघव ने गहरी सांस ली। उन्होंने तुरंत इन 3 राक्षसी संस्कारी पुरुषों से पर्याप्त जानकारी प्राप्त की। जैसा कि उन्होंने पहले अनुमान लगाया था, भूत राक्षस समुदाय अमरधुंद समुदाय पर आक्रमण करने और लाल सोने की खान को नष्ट करने की योजना बना रहा है। वे अमरधुंद समुदाय की शक्ति को जारी रखना नहीं चाहते हैं। मेघपुर नगर के पास दिखाई देने वाले ये राक्षसी संस्कारी पुरुष अनिवार्य रूप से भूत राक्षस समुदाय की वैनगार्ड यूनिट्स थे। वे मेघधुंद पर्वत श्रृंखला के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए यहाँ थे। यहाँ तक कि राक्षस संस्कारी पुरुष भी हैं जिन्होंने मेघपुर नगर में घुसपैठ की है। एक बार जब भूत राक्षस समुदाय अपना हमला शुरू करता है तो मेघपुर नगर के भीतर के सहयोगी बाहरी ताकतों के साथ एकजुट हो सकते हैं, पूरी तरह से मेघपुर नगर के माध्यम से टूट सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप अमरधुंद समुदाय के लिए गंभीर नुकसान होगा। नहीं, यह मेघपुर नगर पर हमला करने की इच्छा रखने के रूप में सरल नहीं है। वे अमरधुंद समुदाय पर हमला करने की भी योजना बना रहे हैं। भूत राक्षस समुदाय 2 समुदायों के बीच एक युद्ध शुरू कर रहा है जो अमरधुंद समुदाय को तबाह करने की योजना बना रहा है। इस पर विचार करने पर राघव ने अलार्म में हाँफ लिया। वह जानता था कि मामला गंभीर था, लेकिन उसे इतनी गंभीर होने की उम्मीद नहीं थी। वह 2 स्वर्णकोर समुदायों के बीच एक युद्ध का गवाह बनने वाला था, एक वास्तव में चौंकाने वाली घटना। एक बार जब युद्ध छिड़ जाता है तो कोई सुरक्षित स्थान नहीं होगा। सौभाग्य से वह पहले मेघपुर नगर छोड़ने के लिए पर्याप्त मूर्ख नहीं था। कुछ आधार निर्माण संस्कारी पुरुषों सहित कई भूत राक्षस समुदाय संस्कारी पुरुष पहले ही मेघधुंद पर्वत श्रृंखला के चारों ओर दुबके हुए थे। अगर वह जल्दी से चला गया होता तो उसे इन राक्षसी पथ संस्कारी पुरुषों द्वारा मार दिया जा सकता था। 3 राक्षस संस्कारी पुरुष जो उन्हें अभी मिले थे वे बड़े बल का एक टुकड़ा थे। अब कहीं भी जाना निश्चित रूप से खतरनाक होगा। केवल मेघपुर नगर में रहकर ही वह अपेक्षाकृत सुरक्षित होगा। शहर की दूसरे चरण की रक्षात्मक सरणी और कई संस्कारी पुरुषों की सहायता का उपयोग करके राक्षस संस्कारी पुरुषों के हमले का सामना करने का मौका था। धिक्कार है, ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी मेघपुर नगर में एक छेद खोदना होगा। राघव खुद को तात्कालिकता की बाढ़ महसूस करने में मदद नहीं कर सका। जैसा कि कहा जाता है, जब घोंसला उल्टा होता है तो कोई अंडा अछूता नहीं रहता है। विशाल स्वर्णकोर समुदाय भूत राक्षस समुदाय का सामना करते हुए उसकी ताकत वस्तुतः कुछ भी नहीं थी। अगर एक आधार निर्माण संस्कारी पुरुष ने एक चाल चली तो उसके पास बख्शने के लिए पर्याप्त जीवन नहीं होगा। कोई बच नहीं रहा था। मेघधुंद पर्वत श्रृंखला के आसपास के क्षेत्र को पहले ही भूत राक्षस समुदाय द्वारा बंद कर दिया गया था। अगर किसी ने भी भागने की हिम्मत की तो यह निश्चित मौत के लिए एक सड़क होगी। इसलिए केवल मेघपुर नगर में छिपकर ही उसके पास जीवित रहने का मौका हो सकता था। आखिरकार इस तरह के एक बड़े शहर में कुछ लोगों को छिपाना एक साधारण मामला था। भूत राक्षस समुदाय संभवतः पूरे शहर को नष्ट नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने मेघपुर नगर के तहत एक छेद खोदने के बारे में सोचा, अधिमानतः एक भूमिगत सुरंग। अगर कुछ भी अप्रत्याशित हुआ तो वह भूमिगत भाग सकता था जहां अन्य संस्कारी पुरुष उसका पता लगाने में असमर्थ होंगे।
यह एक दया है कि अंकल शेखर गायब हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि वह सुरक्षित है। राघव ने शुरू में इस मामले को शेखर के साथ साझा करना चाहा था, लेकिन शेखर को शीर्ष श्रेणी की डिटॉक्सिफाइंग गोलियां मिलने के बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गया और उसे नहीं मिल सका। वह केवल यह उम्मीद कर सकता था कि शेखर सुरक्षित और स्वस्थ था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सके। और मुझे आश्चर्य है कि इन 3 राक्षसी संस्कारी पुरुषों के पास क्या खजाने हैं। उस विचार पर राघव ने तुरंत 3 राक्षसी संस्कारी पुरुषों से भंडारण बैग खोले और उनकी सामग्री तुरंत उनकी आंखों के सामने दिखाई दी। ये कहा जाना चाहिए, ये 3 राक्षसी संस्कारी पुरुष वास्तव में बहुत समृद्ध थे। प्रत्येक राक्षसी संस्कारी पुरुष के पास कम से कम 150 मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थे, जो 15,000 निचले श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर थे। इसने उनकी संपत्ति का एक विचार दिया। सबसे अधिक संभावना अन्य संस्कारी पुरुषों को लूटकर प्राप्त की गई थी। उसके अलावा भंडारण बैग में गोलियों की कई बोतलें थीं, जिसमें कुछ डिटॉक्सिफाइंग गोलियां भी शामिल थीं। 15 शीर्ष श्रेणी के ताबीज, 56 मध्य श्रेणी के ताबीज और 100 निम्न श्रेणी के ताबीज थे। 5 निचले स्तर के जादुई हथियार, 3 मध्य श्रेणी के जादुई हथियार और 1 शीर्ष श्रेणी का जादुई हथियार थे। यहाँ तक कि कई जहर और जहर धुंध थे। क्या ये छाया धुंध गड़गड़ाहट नहीं है? राघव के विद्यार्थियों ने अनुबंध किया। भूत राक्षस समुदाय के कुख्यात डिस्पोजेबल जादुई हथियार छाया धुंध गड़गड़ाहट को भंडारण बैग में आइटम्स के बीच देखकर। इस एक बार उपयोग जादुई हथियार में अपार शक्ति थी। अगर फेंक दिया जाता है तो ये तुरंत एक बड़े विस्फोट को उजागर कर सकता है, जो यहाँ तक कि देर चरण की साधना संस्कारी पुरुष भी सामना नहीं कर सकते थे। अगर कोई सावधान नहीं था तो भी आधार निर्माण संस्कारी पुरुषों को चोट लग सकती थी। सौभाग्य से वह सतर्क था और इन 3 राक्षसी संस्कारी पुरुषों को सेकंड में मारने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। अन्यथा अगर उसने इन 3 राक्षसी संस्कारी पुरुषों को अपनी सभी चालों का उपयोग करने की अनुमति दी तो वह असली खतरे में हो सकता था। एक सफलता गोली। क्या यह एक सफलता गोली नहीं है? राघव बेहद उत्साहित था क्योंकि उसने अंदर की गोलियों की जांच की और एक बेहद कीमती गोली, किंवदंतियों में प्रसिद्ध सफलता गोली पाई। ये सफलता गोली अमूल्य थी, 100 मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के लायक, एक शीर्ष श्रेणी की डिटॉक्सिफाइंग गोली से कम नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह एक ऐसी वस्तु थी जिसे पैसे से जरूरी नहीं कि खरीदा जा सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही इस तरह की गोली का उत्पादन किया गया था, इसे तुरंत अन्य संस्कारी पुरुषों द्वारा खरीदा गया था, क्योंकि यह उन्हें साधना की एक परत के माध्यम से तोड़ने में मदद कर सकता था। यदि एक साधना 6ठे स्तर के संस्कारी पुरुष ने इस गोली का सेवन किया तो वे साधना 7वें स्तर तक टूट सकते थे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह साधना के मध्य मार्ग और देर के चरणों के बीच की बाधा थी। साधारण संस्कारी पुरुषों के लिए 20 साल तक इस बाधा पर फंसना असामान्य नहीं था। लेकिन अब एक ही सफलता गोली का सेवन करके ये साधना बाधा को तोड़ने में मदद कर सकता है, जिससे इसका मूल्य सेल्फ एविडेंट हो जाता है। उन्होंने पहले मेघपुर नगर में गोली दवा मंडप में एक सफलता गोली खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा स्टॉक से बाहर थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही सफलता गोलियां उपलब्ध थीं, उन्हें लो परिवार या अन्य संस्कारी पुरुषों द्वारा खरीदा गया था, जिससे उनके लिए कोई भी नहीं बचा था। हालांकि बहुत सारे खजाने हैं, मैं उन्हें अपने भौतिक शरीर में वापस नहीं ला सकता। सफलता गोली के अलावा सोना खाने वाले बग को बाकी खाने दें। राघव बहुत उत्साहित था। एक बार जब उसकी साधना एक परफेक्ट साधना 6ठे स्तर तक बढ़ गई तो वह तुरंत साधना 7वें स्तर तक तोड़ने के लिए गोली का उपयोग कर सकता था और एक देर साधना संस्कारी पुरुष बन सकता था। अगर वह एक देर साधना संस्कारी पुरुष बन गया तो उसकी ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। ये पहले की तुलना में एक दुनिया का अंतर होगा। हालांकि भले ही इन 3 भंडारण बैग के अंदर कई खजाने थे और बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर थे, उनमें से किसी को भी वापस नहीं लाया जा सकता था। इन 3 राक्षसी संस्कारी पुरुषों की यादों के आधार पर यह संभावना थी कि भूत राक्षस समुदाय द्वारा छोड़ी गई विशेष तकनीकें मौजूद थीं। अगर वह वास्तव में उन्हें वापस लाया तो यह इसके बजाय उसके भौतिक शरीर के लिए परेशानी का कारण होगा। लेकिन अगर सब कुछ सोना खाने वाले बग द्वारा खाया गया था तो कोई भी तकनीक बेकार होगी, सभी पेट में भोजन बन जाएंगे। क्रंचिंग क्रंचिंग। ये सोचते हुए राघव ने संकोच नहीं किया और तुरंत सोना खाने वाले बग को अपनी दावत शुरू करने दिया। पहली चीज जो उसने खाए वह भंडारण बैग थी, क्योंकि भंडारण बैग को तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य सामग्री द वॉइड डार्क स्टोन थी, जो साधना दुनिया में एक विशेष प्रकार का अंतरिक्ष खनिज था जिसमें भंडारण स्थान था। अगर साधना दुनिया ने बड़ी संख्या में वॉइड डार्क स्टोन का उत्पादन नहीं किया तो सभी के लिए भंडारण बैग होना असंभव होगा।
अनिवार्य रूप से बोलते हुए, व्हाइट डार्क स्टोन भी एक तरह का विशेष अयस्क था और सोना खाने वाले बग के लिए खाद्य पदार्थों में से एक था। बहुत ही कम समय के भीतर 2 भंडारण बैग सोना खाने वाले बग द्वारा खाली कर दिए गए थे। गर्जना गर्जना। इस समय सोना खाने वाले बग ने एक महान टॉनिक खा लिया था। उसका शरीर तुरंत एक फोल्ड से फुलाया गया, उसकी त्वचा घने रहस्यमय रून के साथ सरफेस्ड हो गई। और भी आश्चर्यजनक रूप से उसके पेट ने एक विशेष स्थान विकसित किया जो वॉइड डार्क स्टोन के आंतरिक स्थान के समान था। अंदर की मात्रा भी छोटी नहीं थी, ये 10 घन मीटर की मात्रा तक पहुंच गई, जो बड़ी मात्रा में सामग्री को संग्रहित करने के लिए पर्याप्त थी। तो ये सोना खाने वाले बग की क्षमता है। एक तरह की धातु या अयस्क को डिवोर करने के बाद यह इन धातुओं और खनिज अयस्कों की विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है। ऐसी प्रतिभा बहुत शक्तिशाली है। अगर यह वॉइड डार्क स्टोन की एक बड़ी मात्रा को डिवोर कर सकता है, तो क्या इसका पेट एक विशाल स्थान या यहाँ तक कि एक छोटी दुनिया को विकसित करने में सक्षम नहीं होगा? लेकिन इसके खाने के लिए इतना वॉइड डार्क स्टोन नहीं है। इसकी साधना में भी अब सुधार हुआ है, जो एक मध्य पहले स्तर के दायरे तक पहुंच गया है। अभी भी काफ़ी कुछ आध्यात्मिक पत्थर और जादुई कलाकृतियां बची हैं, बस उन सभी को भविष्य में धीरे धीरे पचाने के लिए इसके पेट में फेंक दें। राघव बहुत संतुष्ट था। जाहिर है, सोना खाने वाले बग इस क्षमता के साथ बहुत ज़्यादा सुविधाजनक था। आखिरकार बहुत ज़्यादा समय सोना खाने वाला बग अनिश्चित काल तक भोजन नहीं खा सकता था, इसमें हमेशा एक तृप्ति बिंदु था। उसके पेट में एक विशेष स्थान का गठन टेम्पररीली भोजन की बड़ी मात्रा में संग्रहित कर सकता था ताकि वह भूखा होने पर खा सके। निस्संदेह, सोना खाने वाले बग को जल्दी से बढ़ने के लिए अभी भी बहुत सारे धातु अयस्कों को निगलने की ज़रूरत है। इसे अपने पास रखने से केवल इसका विकास स्टंट होगा। इसे जंगल में स्वतंत्र रूप से बढ़ने देना बेहतर था। इस तरह सोना खाने वाले बग की विकास दर बहुत तेज होगी। चलो चलें, शायद भूत राक्षस समुदाय के संस्कारी पुरुष जल्द ही आएंगे। एक अचानक आवेग के साथ राघव अब और नहीं रहा। गर्जना गर्जना। उसने फायरबॉल तकनीक का इस्तेमाल किया, तुरंत इन 3 राक्षसी संस्कारी पुरुषों के शवों पर बमबारी की, तुरंत 3 शवों को विघटित कर दिया। भूत राक्षस समुदाय में कई अजीब तरीके थे। अगर शवों को पीछे छोड़ दिया गया तो कौन जानता था कि वे किन तरीकों में कुशल थे और इन सुरागों के माध्यम से उसे ट्रैक कर सकते थे। किसी भी मामले में इन 3 शवों को नष्ट करने से किसी भी निशान और सुराग को मिटा दिया गया था जिसका उपयोग उसे ट्रैक करने के लिए किया जा सकता था। 1 घंटे बाद राघव मेघपुर नगर से प्राप्त मानचित्र का पालन करते हुए लाल सोने की खान की ओर बढ़ गया। एक रास्ता कार्व किया गया है। जैसे ही राघव लाल सोने की खान के पास पहुंचा, उसने चारों ओर देखा और तुरंत पीछे हट गया। सच्चाई से ये पहली बार था जब उसने मेघधुंद पर्वत श्रृंखला में इतनी गहराई से प्रवेश किया था। वह आमतौर पर शहर में रहता था, यहाँ तक कि उसका क्लोन भी केवल मेघपुर नगर के पास पहाड़ों में रहा था और कभी दूर नहीं गया था। ये तब तक नहीं था जब तक वह खान के आसपास नहीं पहुंचा कि उसने पाया कि एक लंबा रास्ता कार्व किया गया था। आसपास के पेड़ों और जंगली घास को एक गंदगी सड़क के लिए रास्ता बनाने के लिए जला दिया गया था जो खान तक ले गया। हालांकि यह उनके पिछले जीवन में सीमेंट सड़क की तरह नहीं था, लेकिन यह इस दुनिया के लिए काफ़ी प्रभावशाली था। अपनी यात्रा के दौरान कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं थी और वह लाल सोने की खान में काफ़ी आसानी से पहुंचा। इसके बारे में सोचते हुए इसका मतलब था, यह अमरधुंद समुदाय के शासन के तहत एक क्षेत्र था। कोई भी जो अपने जीवन को महत्व देता था, वह हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। खान के भीतर एक दूसरे चरण का गठन तैनात किया गया है। ऐसा लगता है कि अमरधुंद समुदाय वास्तव में सतर्क है। राघव ने प्रवेश नहीं किया, लेकिन दूर से देखा। अपने मध्य पहले श्रेणी के गठन साधना स्तर के साथ उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि पूरे लाल सोने की खान में एक दूसरे चरण का गठन तैनात किया गया था। अगर किसी ने लाल सोने की खान में घुसपैठ करने की हिम्मत की, तो वे निश्चित रूप से एक गड़गड़ाहट हमले के साथ मिलेंगे। स्पष्ट रूप से अमरधुंद समुदाय ने यहाँ अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए कोई खर्च नहीं छोड़ा था। जब तक वे अमरधुंद समुदाय के शिष्य या एक खनिक नहीं थे जिन्होंने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, तब तक कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। सौभाग्य से उसके लिए उसने पहले से तैयार किया था। विज। अचानक सोना खाने वाला बग उड़ गया और एक ध्वनि रहित फ्लटर में एक संस्कारी खनिक के भंडारण बैग के बाहर खुद को स्थिति में लाया जो प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था। इस तरह सोना खाने वाला बग चुपचाप लाल सोने की खान में घुसपैठ कर सकता था। ये काम कर गया। राघव ने महसूस किया कि सोना खाने वाला बग चुपचाप ढीले संस्कारी खनिक के साथ खान में गहराई से प्रवेश कर गया था। किसी ने इसका पता नहीं लगाया था। वह जानता था कि उसकी योजना पूरी तरह से बिना किसी दुर्घटना के सफल रही थी। बूढ़े आदमी, तुम कौन हो?
इस समय एक अमरधुंध समुदाय संस्कारी पुरुष जो खान की रखवाली कर रहा था, उसने राघव की स्नीकी गतिविधियों की खोज की थी और उसकी पहचान जानना चाहता था। लेकिन राघव को जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक अचानक फ्लैश के साथ उसने दृश्य छोड़ दिया। अमरधुंध समुदाय संस्कारी पुरुष अनिश्चित लग रहा था, उसका पीछा करने के बारे में बहस की, लेकिन अंततः इसके खिलाफ फैसला किया। एक जाल से डर रहा था। बेशक मेघपुर नगर लौटने के बजाय क्लोन ने जंगल में रहने का विकल्प चुना। ये संतान कीट एक गुकीट की उपस्थिति में वापस मॉफ्ट हो गया, एक पेड़ में बरोड और मेजबान के जागने का इंतजार करते हुए सोने लगा। ये क्लोन गू की शक्ति थी। यह न केवल मेजबान के समान एक शरीर बना सकता था, बल्कि यह संतान कीट में भी बदल सकता था। एक गू कीट बन सकता था जिसमें उसका शरीर सिकुड़ता है और अपने परिवेश में मिश्रण होता है। जहां तक सफलता गोलियां का सवाल है, कुछ महीने बाद उन्हें पुनः प्राप्त करना बहुत देर नहीं होगी। आखिरकार उसके मुख्य शरीर का साधना स्तर अभी तक परफेक्ट साधना छठे स्तर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए अब उन्हें पुनः प्राप्त करना व्यर्थ था। साथ ही यह उसके ठिकाने को उजागर कर सकता है। इस समय राघव, जो घर पर था, को अपने क्लोन से विभिन्न संदेश प्राप्त हुए और वह जानता था कि क्या हुआ था। क्या ये हो सकता है भूत राक्षस समुदाय और अमरधुंध समुदाय युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं? यदि ऐसा है तो क्या मेघपुर नगर एक युद्ध के मैदान में नहीं बदलेगा? राघव की अभिव्यक्ति गंभीर थी। हालांकि वह निश्चित नहीं था कि युद्ध कब छिड़ जाएगा, ये केवल समय की बात थी। अगर उसने अब योजना नहीं बनाई तो जब तक युद्ध आता तब तक बहुत देर हो सकती थी। सौभाग्य से उन 3 राक्षसी संस्कारी पुरुषों की यादों के आधार पर, भले ही वे युद्ध की तैयारी कर रहे हों, ये रातों रात नहीं होगा। इसे लॉन्च करने से पहले कम से कम 1 साल लग सकता है। मेरे पास इस वर्ष के भीतर तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय है। राघव की आंखें चमक गईं। आखिरकार जब तोपें गरजती हैं तो सोना भरपूर होता है। भले ही यह साधना की दुनिया हो, यह इस नियम से बच नहीं सकता है कि युद्ध के लिए विशाल धन के व्यय की आवश्यकता होती है। पूर्ण तैयारी के बिना युद्ध करने के लिए दौड़ना विनाश का एक मार्ग है। भले ही भूत राक्षस समुदाय मूर्ख हो, वे इतने मूर्ख नहीं होंगे। अगर युद्ध छिड़ गया तो गोलियों, रून, जादुई कलाकृतियों और भोजन की कीमतें आसमान छू जाएंगी। खासकर भोजन। अन्य साधना संसाधनों को बिना प्रबंधित किया जा सकता है, लेकिन भोजन अपरिहार्य है। अगर मैं घर पर एक सुरंग खोदता तो मुझे बिल्कुल सुरक्षित रहने के लिए कम से कम 1 साल का, नहीं 3 साल, 5 साल या यहाँ तक कि 10 साल का भोजन तैयार करना होगा। यहाँ तक कि अगर स्थिति एक गतिरोध तक पहुँचती है तो मैं 10 साल से ज़्यादा समय तक सुरंग में रहने में सक्षम हो जाऊंगा। चलो देखते हैं कि कौन इसका सामना कर सकता है। राघव ने अपनी मुट्ठी भींच ली, वह पूरी तरह से निर्दयी था। सौभाग्य से भोजन को गो दिव्य कटोरे में संग्रहित किया जा सकता है। यहाँ तक कि 100 साल तक संग्रहित भोजन खराब नहीं होगा। इस मामले में जितना ज़्यादा भोजन तैयार किया जाता है उतना ही बेहतर होता है। कुछ भी अधिशेष बर्बाद नहीं होगा। इसके अलावा उसके पास वर्तमान में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक पत्थर थे। आध्यात्मिक शराब की बिक्री और मेघपुर नगर में ढीले संस्कारी पुरुषों के निरंतर प्रवाह के कारण आध्यात्मिक शराब की बिक्री में लगातार वृद्धि हो रही थी। यहाँ तक कि कुछ ही महीनों में उसने 2000 मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर कमाए थे, जो 200,000 निचले श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर थे। ये पहले से ही एक आश्चर्यजनक संख्या थी। शायद एक आम संस्कारी पुरुष का परिवार 1 वर्ष में इतना ही कमाएगा। अगर उसे खोजे जाने का डर नहीं था तो उसने निश्चित रूप से ज़्यादा आध्यात्मिक पत्थर कमाए होंगे। मेरी प्यारी, क्या हुआ? जया ने दोपहर का भोजन तैयार कर लिया था और पहले ही स्वादिष्ट भोजन को बाहर निकाल दिया था। जैसे ही राघव को गंभीर रूप से देखते हुए वह उत्सुकता से पूछा, मुझे अभी कुछ जानकारी मिली है। ऐसा लगता है कि मेघपुर नगर भूत राक्षस समुदाय की नज़र में है। राघव ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे वही बताया जो वह जानता था। क्या? ये सुनकर 3 महिलाओं के चेहरे बदल गए। उन्होंने इतनी गंभीर खबर सुनने की उम्मीद नहीं की थी। भूत राक्षस समुदाय वह राक्षसी समुदाय है जिसका उल्लेख अफवाहों में किया गया है। उनके रैंकों के भीतर 3 स्वर्ण कोर मास्टर हैं और उनके क्रूर और नीच साधनों के लिए एक कुख्यात प्रतिष्ठा है। वे जहां भी जाते हैं वहां मौत और विनाश होता है। अगर उन्होंने अमरधुंध समुदाय पर अपनी नज़र स्थापित की है तो बाद में एक कठिन समय के लिए है, कम से कम वे गंभीर रूप से घायल होंगे। जया ने इस राक्षस समुदाय के बारे में भी सुना था, हालांकि अमरधुंध समुदाय को भी उकसाना आसान नहीं है। उनके रैंकों के भीतर 2 स्वर्ण कोर मास्टर हैं। भूत राक्षस समुदाय मूर्ख नहीं है और अमरधुंध समुदाय के साथ आपसी विनाश को प्रेरित नहीं करना चाहेगा।
जब तक वे पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते तब तक कोई भी गुट युद्ध शुरू करने की संभावना नहीं है। बिल्कुल, हमारा मेघपुर नगर ढीले संस्कारी पुरुषों के लिए सिर्फ एक साधारण शहर है। भले ही यह मेघधुंद पर्वत श्रृंखला के पास हो, यह अमरधुंद समुदाय का एक मुख्य क्षेत्र नहीं है। उन्हें भूत राक्षस समुदाय के लिए एक प्राथमिक लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मुदिता ने आराम दिया। नहीं, कोई इतना निश्चित नहीं हो सकता। एक अनिश्चित स्थिति में हर कोई पीड़ित हो सकता है। यहाँ तक कि अगर स्वर्ण कोर मास्टर हस्तक्षेप नहीं करते हैं और केवल आधार निर्माण संस्कारी पुरुष कार्रवाई करते हैं, तो हम साधारण संस्कारी पुरुषों को विरोध करने के लिए मुश्किल से दबाया जाएगा। लेकिन अब हमारे लिए भागना असंभव है। मेरे पति ने जो कहा उसके आधार पर मेघधुंद पर्वत श्रृंखला के आसपास का परिवेश पहले से ही भूत राक्षस समुदाय के संस्कारी पुरुषों से भरा हुआ है। अगर हमने अब भागने की कोशिश की तो हम सीधे उनके हाथों में आ जाएंगे। जया ने गंभीरता से कहा।